हेलो एवरीवन। आज हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक और वन शॉट वीडियो लेकर के आए हैं और जो चैप्टर होने वाला है वो है सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि एक ही वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है विद थियरी। ठीक है, तो जो भी इसमें थियरी है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम ने डिसाइड किया है उस थियरी को भी हम एक्सप्लेन करेंगे और जो भी प्रूविंग पार्ट है उसको भी, और उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी आप जब देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सिमिलर ट्रायंगल को बहुत अच्छे से। तो इस सिमिलर ट्रायंगल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल मतलब कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सिमिलरिटी क्या होती है, डेफिनेशन पार्ट देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल के प्रूफ के लिए जो थ्योरम यूज किया जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी जिसका नाम है, जिसका दूसरा नाम हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके प्रूफ के बारे में देखेंगे। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी हम समझेंगे। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो आ जाता है इसमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जिसमें हम 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बारे में पढ़ते हैं। पहला है एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दूसरा है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, और जो तीसरा है साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, और इन पे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सिमिलर ट्रायंगल्स एंड थेल्स थ्योरम। ठीक है, क्योंकि थेल्स थ्योरम से ही स्टार्ट करते हैं हम सिमिलर ट्रायंगल को। चलिए, उससे पहले हम कुछ टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर जो है आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के नाम से। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की यदि हम बात करें, देखिए तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी जो है कंसेप्ट में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि हम बात करें सिमिलर फिगर की और दूसरा यदि हम बात करें कॉन्ग्रुएंट फिगर की, सिमिलर फिगर की बात करें और दूसरा यदि मैं बात करूं कॉन्ग्रुएंट फिगर की, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की यदि हम बात करें या किसी भी फिगर के बारे में यदि हम बात करते हैं तो कॉन्ग्रुएंट फिगर हम उन्हें बोलते हैं जिनका शेप, वो फिगर्स ऐसे हैं जिनका शेप भी सेम है और उनकी साइज भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो ऐसे फिगर जिनका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, ऐसे फिगर्स को हम नाम देते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, और यदि वो ट्रायंगल्स हैं तो ट्रायंगल ले लेंगे कि ऐसे 2 ट्रायंगल्स या 3 ट्रायंगल जो भी हैं कि उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तभी बोलेंगे जब उनका शेप और साइज दोनों क्या हो, इक्वल हो, सेम हो। ठीक है, यदि हम बात करते हैं सिमिलर फिगर की तो यहाँ पर केवल हम शेप के बारे में बात करते हैं कि शेप क्या हो, सेम हो जाए। ठीक है, लेकिन साइज क्या है, साइज जो है साइज क्या हो, सेम नहीं हो, मतलब डिफरेंट, साइज जो है वो डिफरेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, कि साइज क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब ऐसे 2 फिगर या 2 से ज़्यादा फिगर जिनका शेप और साइज दोनों सेम हो, दोनों, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। और ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा फिगर जिनका शेप तो सेम हो लेकिन साइज अलग अलग हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, सिमिलर फिगर्स का नाम देते हैं। और यदि हम ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे तो फिगर की जगह पे हम ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, तो सभी ये ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में हम बात करते हैं, सभी हम ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो वही लिखा है कॉन्ग्रुएंट फिगर, 2 ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव सेम शेप एंड साइज आर नॉन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर अलाइक इन एवरी रिस्पेक्ट, मतलब हर तरीके से, हर तरह से वो क्या मिलेंगे, एक ही जैसे मिलते हैं। ठीक है, शेप और साइज में बिल्कुल सेम। सिमिलर फिगर की यदि हम बात करते हैं तो सिमिलर फिगर में ऐसे ज्योमेट्री फिगर्स जिनका शेप तो सेम हो लेकिन डिफरेंट साइज होता है, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, सिमिलर फिगर्स का नाम देते हैं। और यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है कि कोई भी 2 फिगर यदि कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर होंगे ही होंगे। ठीक है, मतलब कोई भी 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर को हम सिमिलर बोल सकते हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मतलब कोई भी 2 सिमिलर फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं बोल सकते। ठीक है, वही बात लिखी है कि 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर बट 2 सिमिलर फिगर्स
नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। वो कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब उसका शेप और साइज दोनों सेम हो जाए, तो सिमिलर भी बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट भी बोलेंगे। लेकिन यदि वो फिगर दो कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब क्या है, शेप और साइज दोनों सेम है, तो वो सिमिलर होंगे ही होंगे। इसीलिए बोला गया है कि टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, बट टू सिमिलर फिगर्स आर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, मतलब वाइस वर्सा करेक्ट नहीं है हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल की यदि हम बात करें कि सिमिलरिटी कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलती है। सिमिलरिटी यदि हम मैथमेटिक्स में बात करें यहाँ पर, तो कोई भी दो लाइन सेगमेंट क्या हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि शेप सेम होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि साइज उनका सेम हो, लेंथ सेम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वैसे ही हम इक्वी एंगुलर ट्रेंगल्स की यदि हम बात करें, दो इक्वी एंगुलर ट्रेंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अभी हम बात करेंगे इक्वी एंगुलर की, क्या होता है इक्वी एंगुलर ट्रेंगल के बारे में। ठीक है, दो कोई भी स्क्वायर हैं वो भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि शेप उनका सेम होता है, साइज अलग अलग हो सकता है। सिमिलरली दो सर्कल जो हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं, क्योंकि रेडियस अलग अलग हो सकता है, लेकिन शेप तो उनका सेम ही होगा, सर्कुलर ही होगा। ठीक है, चलिए यदि इक्वी एंगुलर ट्रेंगल की हम बात करें यदि, तो ऐसे दो ट्रेंगल जिनका कोरिस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं इक्वी एंगुलर ट्रेंगल। ठीक है, चलिए यदि हम बात करें जनरल लाइफ में सिमिलरिटी हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो जनरल लाइफ में यदि हम सिमिलरिटी की एप्लीकेशन की बात करें, तो जैसे आप मार्केट में जाते हैं, कहीं भी मॉल में या किसी भी शॉप पे आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं। सपोज कर लिया आपने शूज़ परचेज किया, ठीक है, तो शूज़ की दुकान पे आप गए, ठीक है, तो आपको शॉपकीपर ने शूज़ दिखाया, आपने चेक किया, मान लेते हैं आपने 8 नंबर का साइज़ लिया, वो साइज़ थोड़ा सा आप में लूज हो रहा है या टाइट हो रहा है, तो आप क्या बोलते हैं कि यही शूज़ हमें थोड़ा सा बड़े साइज़ में या थोड़ा छोटे साइज़ में आप दिखा दीजिए, तो वही शूज़ वो दूसरे साइज़ में आपको दिखाता है। ठीक है, तो शूज़ का शेप तो बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, केवल साइज़ में क्या आ जाता है, डिफरेंस। तो वो सभी शूज़ जो एक ही तरह के हैं, केवल साइज़ में अलग अलग हैं, तो वो सभी क्या हुए, सिमिलर हुए। ऐसे ही यदि आप कपड़े की दुकान पे जाएंगे, तो शर्ट के बारे में भी आप बात कर सकते हैं कि सेम शर्ट जब आप लेते हैं थोड़े से बड़े साइज़ में या थोड़ा छोटे साइज़ में, तो वो सभी शर्ट जो एक जैसे हैं, लेकिन साइज़ में डिफरेंस है उनके। ठीक है, तो वो सभी शर्ट या जो भी आप इस तरह का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जिनमें छोटा साइज़ बड़ा साइज़, ठीक है, इस तरह से होता है, वो सभी प्रोडक्ट जो एक ही जैसे हैं लेकिन साइज़ में अलग अलग हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, तो जनरल डेली लाइफ में भी आप सिमिलरिटी का यूज़ देखते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सिमिलर यदि पॉलीगन की बात करें, क्योंकि हमें फिगर या पॉलीगन की बात यदि करें, क्योंकि अभी हमें ट्रेंगल्स के बारे में पढ़ना है, सिमिलर ट्रेंगल्स के बारे में, पॉलीगन के लिए भी ये चीज़ अप्लीकेबल होती है कि दो पॉलीगन्स तभी कहे जाएंगे सिमिलर यदि ये कंडीशन फुलफिल होगी। दो कौन कौन सी, देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, दोनों पॉलीगन के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। साथ में द लेंथ ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, द लेंथ ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल का मतलब है कि उनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का लेंथ प्रोपोर्शनल हो, या फिर बोलें तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर वो भी दे रखा है कि दो पॉलीगन है ए बी सी डी ई और पी क्यू आर एस टी, ये सिमिलर यदि लिखे जाएं हम तो इसको इस तरह से सिमिलर लिखेंगे। ठीक है, और सिमिलर लिखने का जो सिंबल है, स्टैंडर्ड सिंबल, वो इस तरह से बनता है, ये सिमिलर का क्या है, सिंबल है। ठीक है, यदि हम दो ट्रेंगल को सिमिलर लिखते हैं, यदि मान लेते हैं ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल पी क्यू आर ये सिमिलर हैं, इनको यदि हमें लिखना है सिंबल के फॉर्म में, तो केवल ट्रेंगल ए बी सी लिखेंगे, ट्रेंगल पी क्यू आर लिखेंगे और ये सिंबल लगा देंगे, तो दोनों ट्रेंगल क्या हुए, सिमिलर हुए। ऐसे ही कोई भी फिगर हम नाम दे सकते हैं, स्क्वायर हो, ठीक है, हेक्सागन हो, पेंटागन हो, कोई भी यदि सिमिलर है तो हम इस तरह से सिमिलर, ये जो सिमिलर है इसका सिंबल जो है ये हम यहाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब ही है कि ट्रेंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू आर, इसको हम रीड करेंगे ऐसे। ठीक है, चलिए इक्वी एंगुलर ट्रेंगल के बारे में हमने आपको बता दिया था कि दो ऐसे ट्रेंगल्स को हम इक्वी एंगुलर तभी बोलेंगे जब उनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो वो इक्वी एंगुलर ट्रेंगल्स कहे जाएंगे। ठीक है, सिमिलर ट्रेंगल्स की यदि हम बात करें कि सिमिलर ट्रेंगल्स यदि कोई भी दो ट्रेंगल्स सिमिलर हैं तो क्या कंडीशन होती है, या क्या क्या कंडीशन यदि फुलफिल कर रहा है वो दोनों ट्रेंगल में, क्या क्या कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो हम उसे सिमिलर बोल सकते हैं। दो ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल डी ई एफ हैं, इन्हें हम सिमिलर तभी बोलेंगे जब पहली कंडीशन उनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, और साथ में ही ये कंडीशन है कि कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएं। ठीक है,
कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएं, प्रोपोर्शनल हो जाएं, और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, ठीक है। वही चीज़ें लिखी है। जैसे मान लीजिए यदि मैं ट्रेंगल बना दूं ए बी सी और ट्रेंगल डी ई एफ, ठीक है। मतलब यदि बात करें, ये ऐसा लिखा है, यदि ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हैं, ऐसा लिखा है, ये दोनों ट्रेंगल यदि सिमिलर हैं तो उनका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ए का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हुआ, डी हुआ, यानी कि ए जो है वो इक्वल है किसके, डी के। जो बी है उसका कोरेस्पॉन्डिंग कौन सा हुआ, ई हुआ, यानी कि बी जो एंगल है उसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ई है, ये इक्वल है दोनों। जो सी है उसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुआ, एफ हुआ, तो यहाँ पर सी एंगल के कोरेस्पॉन्डिंग कौन है, एफ है। मतलब ये तीनों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हुए, इक्वल। मतलब ए इक्वल है डी के, बी इक्वल है ई के, और सी इक्वल है एफ के। कब, जब ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रेंगल डी ई एफ के, ठीक है। बाकी साथ में क्या कंडीशन है, इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, या फिर कहें तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है। मतलब ए बी और ये डी ई, इनका रेशियो लिखा है, बी सी और ई एफ का रेशियो लिखा है, ए सी और डी एफ का रेशियो लिखा है, ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल का यही मतलब है कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। चलिए, और एक पॉइंट में यदि मैं आपको बता दूं कि यदि सिमिलर ट्रेंगल्स की मैं बात करूं, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल की बात करें, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो सिमिलर ट्रेंगल्स की बात करें और कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स की बात करें, तो सिमिलर ट्रेंगल्स में दो कंडीशन, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। मतलब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक तो इक्वल होंगे और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, और यदि वो कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल हैं दोनों तो क्या होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, वो तो इक्वल होंगे ही, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। लेकिन यहाँ पर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, केवल इतना ही डिफरेंस है। यदि कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे, कोरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगे, लेकिन यदि सिमिलर है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे, लेकिन कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं है, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगला जो इसमें आता है, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, वो है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसका जो दूसरा नाम है, बहुत ही चर्चित नाम है, थेल्स थ्योरम, ठीक है। इनका स्टेटमेंट क्या है, तो इनका स्टेटमेंट ये है कि इफ़ a line drawn, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। मतलब ये कह रहे हैं कि यदि कोई एक ट्रेंगल है, उसमें किसी भी एक साइड के पैरेलल यदि हम कोई लाइन बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, जो लाइन बाकी के दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे यदि इंटरसेक्ट करती है, तो वो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। इसका मतलब ये है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि यदि एक मैं ट्रेंगल ड्रॉ कर दूं, नाम दे दिया हमने ट्रेंगल ए बी सी, और ये कह रहे हैं कि किसी भी एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लिया बी सी के पैरेलल एक हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, बी सी के पैरेलल एक हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, बी सी के पैरेलल एक हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। चलिए मान लेते हैं एक हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, जो कि क्या है, BC के पैरेलल है, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट D और E पर कट करते हैं। ये लाइन जो है साइड AB को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, साइड AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो इनका कहना है कि जहाँ जहाँ ये इंटरसेक्ट करी, मतलब ये दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड की, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, गिवन क्या है, तो गिवन है ट्रेंगल क्या है, ABC, और क्या गिवन है कि लाइन जो DE है वो पैरेलल है किसके, साइड BC के। केवल ये दो बात गिवन है, और ये इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, D पे और E पे। और यदि ऐसा है तो AD अपॉन DB
इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ऐसा होगा और ऐसा होगा तो क्यों होगा, यही प्रूव करना है। ऐसा होगा तो क्यों होगा, इसी को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। मतलब गिवन कंडीशन केवल यही है कि ट्रायंगल क्या है ABC, और एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए किसी भी एक साइड, जैसे हमने मान लिया कि साइड BC, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया और ये दोनों साइड को जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किया हमने नाम दे दिया D और E। इसका मतलब जो लाइन है DE उसको हमने लिख दिया कि वो किसके पैरेलल है, BC के। ऐसा गिवन है, मतलब गिवन में दो इन्फॉर्मेशन है, ट्रायंगल है ABC और DE पैरेलल है BC के, ऐसा गिवन है। और यदि ऐसा है तो इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, थेल्स थ्योरम के, ये कह रहे हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा, और ऐसा होगा तो क्यों होगा, यही हमें प्रूव करना है। किसमें, BPT के प्रूविंग में। ठीक है, चलिए तो हम प्रूव करते हैं इसको। डायग्राम तो आपके सामने बना ही है, डायग्राम तो आपके सामने बना ही है। चलिए यहाँ पर आगे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमें प्रूव करना है, हमें यहाँ पर प्रूव करना है, ये रेशियो प्रूव करना है। ठीक है, हमें यहाँ पर ये रेशियो प्रूव करना है कि AD अपॉन DB AE अपॉन EC के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे ना, यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें रेशियो लेना है। रेशियो लेने में हमें चाहिए AD और हमें चाहिए DB, और इधर से हमें चाहिए AE और चाहिए EC। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम एरिया लेते हैं, एरिया, और एरिया किसका लेंगे, ट्रायंगल का। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया कंसीडर करेंगे जिसमें उस ट्रायंगल का एक साइड AD होना चाहिए और एक साइड कोई और ट्रायंगल हो जिसका साइड बन जाए DB। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कंसीडर करते हैं कि दो ट्रायंगल बनाते हैं, और क्योंकि ट्रायंगल में एक साइड AD बन जाए और दूसरा जो DB है वो भी किसी ट्रायंगल का एक साइड बन जाए। तो अभी तो फिलहाल DB जो है ये ट्रायंगल का साइड नहीं है। ठीक है, इस बड़े वाले ट्रायंगल का कुछ पार्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस DB को किसी एक ट्रायंगल का साइड बना दें। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, पॉइंट B को E से मिलाएंगे, ज्वाइन B टू E। ठीक है, B को E से मिला देंगे, B को E से हमने क्या कर दिया, तो B को E से हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ से यहाँ हमने ज्वाइन कर दिया। तो एक ट्रायंगल आपके सामने दिख गया DBE, अब उसकी एक साइड बन गई DB। ठीक है, हमारा यही काम था, यही टारगेट था। चलिए जैसे ही ज्वाइन किया, कंस्ट्रक्शन में ये काम कर लिया, अब हमें क्या चाहिए, AD और DB चाहिए। AD और DB के लिए हमने क्या बताया था कि यहाँ पर हम क्या काम करने वाले हैं, हम यहाँ पर लिखने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ध्यान से समझिएगा, डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपको पता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है। यहाँ भी हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि हम किसको बेस कंसीडर करें, किसको हाइट कंसीडर करें। तो अगेन आप प्रूविंग पे चलिए, हमें प्रूव करना है कि AD और DB का रेशियो आ जाए, AD और DB का रेशियो आ जाए। तो एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल में हम इसको बेस बना देते हैं। ठीक है, और इस ट्रायंगल में हम इसको बेस बना देते हैं। ठीक है, चलिए तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि ये क्या है, हाफ बेस हमने बना दिया किसको, AD को, और बाकी बची हाइट की बात। ठीक है, तो अभी छोड़ते हैं इसको ऐसे ही। यहाँ भी हाफ बेस बना दिया किसको, हमने बेस बना दिया हमने DB को, तो हाफ DB इंटू हाइट की बात बची। अच्छा, हमें रेशियो में लाना क्या था, हम चाह रहे थे कि केवल AD और DB आ जाए। इसका मतलब यहाँ पर यदि हाइट को हमने अलग अलग लिख दिया तो फिर भी काम हमारा उलझ जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा AD और DB के अलावा, क्योंकि हम रेशियो लिए हैं तो हाफ से हाफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, AD DB आ गया। लेकिन यहाँ पर जो भी हम लिखने वाले हैं हाइट, यदि हम उसको किसी भी तरह से सेम कर दें, तो यहाँ पर जैसे ही रेशियो लेंगे AD और DB आ जाएगा। और यदि आप फिगर में ये चीज़ देखेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल का हाइट क्या है, इन दोनों ट्रायंगल की हाइट क्या है, तो यदि आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रायंगल में यदि हमने इसको बेस बना लिया तो इसके अपोजिट वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर वही क्या होगी, इस ट्रायंगल के लिए हाइट का काम करेगी। तो इसका अपोजिट वर्टेक्स E है, यहाँ से यदि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बात समझ में आ गई।
चलिए तो यहाँ पर हमने कुछ नाम दे दिया, चलिए n नाम दे देते हैं, ठीक है, n नाम हमने दे दिया। अब देखिए यहाँ पर ट्रेंगल ADE के लिए हाइट कौन सा हो गया, NE, ठीक है। यदि हम बात करें इस ट्रेंगल DBE के लिए हाइट की, तो यहाँ पर देखिए ट्रेंगल DBE जो है वो क्या है, ऑब्ट्यूज ट्रेंगल है। और आपको पता है ऑब्ट्यूज ट्रेंगल का जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, वो ट्रेंगल के बाहर बनेगा यदि हम इसको बेस ले लें, ठीक है, क्योंकि हमने बेस किसको मांग रखा है, DB को, और बेस के अपोजिट वर्टेक्स से जो बेस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है वही क्या होती है, हाइट। तो बेस लाइन क्या है, DB, और यहाँ से परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन की परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, यही है। इसका मतलब इस ट्रेंगल के लिए, ट्रेंगल DBE के लिए भी हाइट का काम कौन करेगी, लाइन NE। तो क्या इस ट्रेंगल ADE की हाइट क्या है, NE है, और इस ट्रेंगल DBE की भी हाइट क्या है, NE है। तो दोनों की हाइट क्या हो गई, सेम। तो वहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर NE, और यहाँ भी क्या लिख देते हैं, NE। जैसे ही आप रेशियो लेंगे, हाफ से हाफ कैंसिल आउट होगा, NE से NE कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से एक चीज़ आपके सामने आ जाएगी कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल DBE, ये कितना आ गया, तो ये आ गया AD अपॉन DB। इक्वेशन नंबर 1 चलिए हम इसको बोल देते हैं। हमें क्या चाहिए था, AD और DB का रेशियो ही चाहिए था, वो हमने कैसे भी करके लिख लिया। सिमिलरली हमें क्या चाहिए, हमें दूसरे साइड का जो चाहिए, दूसरे साइड का क्या चाहिए था, AE और EC आ जाए। तो जैसे हमने काम यहाँ पर किया वैसे ही हमने इधर भी करना है हमें, ठीक है। उसके लिए जैसे हमने इसको ज्वाइन किया था, क्योंकि EC को भी क्या करना है, एक ट्रेंगल की क्या बनानी है, बेस, एक ट्रेंगल का क्या बनाना है, बेस बनाना है। तो एक काम करते हैं, हम D को किससे ज्वाइन करेंगे, C से। अगेन हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ज्वाइन C टू D। इस C को हम किससे ज्वाइन करेंगे, D से ज्वाइन करेंगे। चलिए ज्वाइन कर देते हैं, C को हम D से ज्वाइन कर देते हैं, C को D से ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास ट्रेंगल अगेन आ गया, ट्रेंगल ADE और ट्रेंगल DEC। इसमें यदि मैं बेस बना दूं AE को, और इसमें यदि बेस बना दूं EC को, तो AE और EC आ जाएगा कब, जब एरिया का रेशियो लेंगे। लेकिन यहाँ भी बात आएगी हाइट की, यहाँ भी बात आएगी हाइट की। तो चलिए हम अभी चलते हैं ADE का एरिया और DEC का एरिया, ठीक है, इन दोनों के एरिया के बारे में हम बात करते हैं। अगेन हम क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC, इन दोनों ट्रेंगल के एरिया का हम रेशियो लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, अगेन हाफ यहाँ भी और हाफ यहाँ भी, बेस और बेस आएगा। तो बेस आपको पता है, जो हमें साइड लेना है रेशियो में उसी को हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। यहाँ पर बेस क्या लेंगे, AE, और इसके लिए बेस क्या लेंगे, EC। तो यहाँ क्या होगा, AE, और यहाँ क्या हो जाएगा, EC। अगेन हाइट की बात आएगी, तो यहाँ भी हमें हाइट सेम आ जाए किसी भी तरह से, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। तो इसमें देखिए, इस ट्रेंगल के लिए यदि हाइट की बात करें, तो यदि हमने बेस इस AE को ले लिया, तो अगेन इसके अपोजिट वर्टेक्स D से इस पर परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी वही इसके हाइट का काम करेगी। इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, हाइट किसके लिए, इस ट्रेंगल ADE के लिए। यदि बेस AE बन गया तो हाइट क्या बनेगा, DM। सिमिलरली यदि ट्रेंगल DEC की यदि बात करें, अगेन ये ट्रेंगल क्या है, अगेन ये ट्रेंगल ऑब्ट्यूज ट्रेंगल है। अगेन इसकी हाइट, यदि इसको बेस मान लिया तो इसके अपोजिट वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर यही बनेगा। अगेन दोनों ट्रेंगल के लिए हाइट का काम क्या हो गया, DM का काम हो गया, ठीक है, DM हो गया हाइट दोनों में। तो अगेन यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ भी DM और यहाँ भी DM, क्योंकि हाइट दोनों में सेम हो गई। हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल। तो यहाँ से आपके पास एक और रिलेशन आ गया, क्या, तो आ गया एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC इज इक्वल टू, आ गया, काम करते हैं इसको साइड में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल गया, यदि यहाँ से देखें तो मिल गया हमें एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिल गया, तो AE अपॉन EC मिल गया। इक्वेशन नंबर 2। हमें प्रूव क्या करना है, हमें यही प्रूव करना था कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC आ जाए, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो AD और DB यहाँ राइट साइड में, यहाँ भी राइट साइड में AE और EC है, इन्हीं दोनों को इक्वल प्रूव करना है। ये इक्वल तभी होंगे
ये इक्वल तभी होंगे जब इनका दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तभी हम इनको इक्वल लिख सकते हैं। आप यदि ध्यान से देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ ऊपर क्या है न्यूमरेटर में, एरिया ऑफ ADE, यहाँ भी क्या है, एरिया ऑफ ADE, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, एरिया ऑफ DBE, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, एरिया ऑफ DEC। मतलब हमें दिक्कत कौन सा कर रहा है, दिक्कत कर रहा है कि यहाँ एरिया तो DBE ट्रेंगल का है और यहाँ एरिया ट्रेंगल DEC का है। किसी भी तरह से यदि मैं DBE ट्रेंगल के एरिया और DEC ट्रेंगल के एरिया को यदि सेम प्रूव कर दूं या सेम कर दूं, तो इसके जगह या तो मैं इसको लिख सकता हूं या इसके जगह इसको लिख सकता हूं। तो जैसा LHS में यहाँ है वैसा ही LHS में यहाँ हो जाएगा। तो दोनों का लेफ्ट साइड यदि इक्वल हो गया तो राइट साइड को हम इक्वल बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का राइट साइड तो इक्वल हो जाएगा। उसके लिए अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे फिगर में कि ट्रेंगल DBE और ट्रेंगल DEC क्या है। ट्रेंगल, इन दोनों ट्रेंगल को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर ट्रेंगल क्या था, ट्रेंगल था DBE, ट्रेंगल था कौन सा, DBE। एक ये ट्रेंगल है, इसके एरिया की बात हुई है, और एक कौन सा ट्रेंगल है, ये वाला ट्रेंगल है, इसके एरिया की बात हुई है। क्या इन दोनों के एरिया को किसी तरह से सेम किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए यदि मैं इन दोनों ट्रेंगल के लिए यदि मैं इसको बेस मान लूँ, इन दोनों ट्रेंगल का ये बेस मान लूँ, और पहले से ही हमने बता रखा है, पहले से गिवन था कि ये DE जो है इसके पैरेलल है। मतलब ये दोनों ट्रेंगल की बात करें यदि DEB, तो किस पर बना है, बेस DE पर, और किसके किसके बीच बना है, लाइन DE और BC के। देख रहे हैं ये बेस DE और लाइन DE और BC के बीच में बना हुआ है, मतलब उसके बिटवीन बना हुआ है। और यदि हम बात करें इस ट्रेंगल की, तो ये भी बेस DE पर और इसी दो लाइन DE और BC के बिटवीन बना हुआ है। और जैसा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाला जो चैप्टर था उसमें पढ़ा होगा आपने कि यदि सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस यदि दो ट्रायंगल बनते हैं तो दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। यदि एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम बनता है तो पैरेललोग्राम का एरिया ट्रायंगल के एरिया का डबल होता है। कंडीशन क्या होती है, सेम बेस होना चाहिए और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। तो यदि सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल यदि दो ट्रायंगल बने हैं तो दोनों का एरिया सेम होता है, पहले से ही ये चीज़ वेरीफाई है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल DEB के एरिया के बराबर ट्रायंगल DEC का एरिया होगा, बिल्कुल होगा। तो बस यही काम करना था हमें। यहाँ पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC आर इक्वल। क्यों इक्वल हैं? तो आप लिख सकते हैं सिंस बोथ ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, ठीक है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। ये चीज़ आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी कि बोथ ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस, और बेस क्या था, बेस था DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स कौन कौन से थे, पहला लाइन आपको पता है कि ये है DE और BC, तो इसलिए एरिया क्या होगा, दोनों का सेम होगा। और जैसे ही एरिया हम सेम करेंगे, इसका एरिया और इसका एरिया, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, LHS के बराबर हो जाएगा, तो राइट साइड के बराबर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। और हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो केवल हमें क्या दिया था कि ट्रायंगल ABC है और एक लाइन DE जो है पैरेलल हमने बना दिया BC के, और यदि ऐसा बना दिया तो AD/DB इज इक्वल टू AE/EC होता है। ऐसा होता है तो क्यों होता है, यही प्रूव करना था और हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। तो ये प्रूव है थेल्स थ्योरम या BPT थ्योरम का, ठीक है। कुछ और रिजल्ट्स भी हैं इसके साथ और रिजल्ट्स भी हैं, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर जो भी लिखा है इसके साथ कुछ कैलकुलेशन इधर उधर करके देखते हैं। AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, ये तो हमने प्रूव कर दिया। एक काम करते हैं, दोनों तरफ +1 कर देते हैं,
जैसे ही हम +1 करेंगे दोनों तरफ, हमें प्रूव तो यही करना था, बीपीटी तो यही है, बीपीटी तो हमने प्रूव कर दिया। कुछ और रिजल्ट्स जो एक्स्ट्रा रिजल्ट्स हैं उसकी हम बात करते हैं। AE/EC +1, इसको जैसे ही आप ऐड करेंगे एलसीएम लेके तो AD प्लस DB अपॉन क्या आ जाएगा, DB इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा AE प्लस EC/EC। और जैसे ही आप फिगर में देखेंगे AD प्लस DB क्या है, AD प्लस DB क्या है, AD प्लस DB और इधर क्या था AE प्लस EC, तो AD प्लस DB क्या है, AB है, और AE प्लस EC क्या है, AC है। तो क्या ये AB और AC हो गया, AB और AC। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं ऊपर हम, AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC। तो एक रिजल्ट ये भी है, ठीक है। ये तो दोनों रेशियो हमने ले लिया, एक कंप्लीट साइड और DB लिया, इधर भी कंप्लीट साइड और EC लिया। सिमिलरली ये काम करते हैं, सिमिलरली एक और काम करते हैं कि इसको हम और रिवर्स कर देते हैं, इसको उल्टा लिख करके, मतलब रेसिप्रोकल इसका करके फिर +1 करते हैं। कुछ और रिजल्ट के बारे में यदि हम बात करें तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या था, AE अपॉन EC है। इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया बोथ साइड, तो क्या लिख सकते हैं, DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE, ऐसा लिख सकते हैं। अगेन +1 करते हैं बोथ साइड, देखते हैं अब कौन सा रिजल्ट मिलता है। +1 यदि इधर कर दिया और इधर EC अपॉन AE है, +1 यहाँ भी कर दिया, दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, DB प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल टू यहाँ मिलेगा EC प्लस AE अपॉन AE। अगेन ये DB प्लस AD डायग्राम से या फिगर से देखेंगे तो किसके बराबर है, AB के, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AD और ये हो जाएगा AC अपॉन AE। तो एक रिजल्ट ये भी है। हमने ऊपर के साइड कंप्लीट ले लिया, न्यूमरेटर में कंप्लीट साइड ले लिया ट्रायंगल का, और नीचे क्या है ये डिनोमिनेटर में जो रेशियो था नीचे वाला AD और AE, ठीक है। तो एक ये भी रिजल्ट है, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। और ये रिजल्ट कहाँ से हमने फाइंड आउट किए, वही थोड़ा सा इधर उधर कैलकुलेशन कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया LHS को RHS में भेज करके, ठीक है। +1 कर दिया बोथ साइड तो एक रिजल्ट मिला, फिर पहले रेसिप्रोकल कर दिया, फिर +1 किया तो दूसरा रिजल्ट मिला। इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट्स भी इसके हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स भी इसके हैं, ठीक है, जिनको हम नाम देते हैं कोरोलरी। कोरोलरी का मतलब है कि किसी प्रूवन स्टेटमेंट से हम ये कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट लिखते हैं जिसको हमें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से जो प्रूवन स्टेटमेंट है उसी से हमने ये रिजल्ट लिखा। हमने ये तो प्रूव कर रखा था कि क्या AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये तो BPT है, ठीक है। साथ में हमने एक रिजल्ट और प्रूव किया, DB अपॉन AD मतलब उसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू EC अपॉन AE, वही है ये। दूसरा हमने अभी प्रूव किया था ये AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन EC, ये दूसरा रिजल्ट है, ठीक है। एक ये भी है, AD अपॉन नीचे से पूरा ले लिया साइड AB और ऊपर ये AE अपॉन AC, ये भी हमने प्रूव किया। ये दोनों तो अभी प्रूव किया था, ठीक है। और ये तो जो प्रूव किया BPT उसी को रेसिप्रोकल करके लिख दिया, ये भी रिजल्ट। AB अपॉन DB सिमिलरली यहाँ पर इसको भी हमने प्रूव किया था, AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC, तो ये भी रिजल्ट है, इसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और एक ये भी रिजल्ट है, इसको भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो जिसको हम उसी प्रूफ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है टॉपिक वो है कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स का क्या मतलब है, जो इसके पहले स्टेटमेंट हमने BPT का पढ़ा था उसी का कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब ये है कि जो BPT में जो गिवन था वो यहाँ प्रूव करना है, BPT में जो प्रूव करना था वो यहाँ गिवन होगा। कन्वर्स का मतलब यही है, ठीक है। चलिए, मतलब यहाँ पर यदि हम बात करें इसके प्रूफ की तो गिवन क्या क्या है, और यदि स्टेटमेंट में आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कन्वर्स ऑफ BPT का स्टेटमेंट क्या है। वहाँ क्या था कि यदि कोई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बाकी दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है तो उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। और यहाँ पे यदि लिखा है कि एक कोई लाइन जो कि दो साइड को डिवाइड करती है सेम रेशियो में, देन वो लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। वहाँ पैरेलल गिवन था, सेम रेशियो डिवाइड करेगी, ये प्रूव करना था। यहाँ सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये गिवन है, तो वो लाइन जो डिवाइड करेगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गिवन है कि एक कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है,
और कोई भी एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है, वो लाइन यदि सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये गिवन है। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये तो गिवन है। और यदि ये गिवन है, ऐसा यदि है, तो डी जो है वो पैरेलल होगी किसके, बीसी के, और होगी तो क्यों होगी, यही प्रूव करना है इसमें। ठीक है, तो वहाँ पैरेलल गिवन था, रेशियो प्रूव करना था, यहाँ रेशियो इक्वल दिया है, पैरेलल लाइन को प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर किसी भी तरह से समहाउ हम मान लेते हैं, क्योंकि पैरेलल तो प्रूव ही करना है, तो पैरेलल लेकर के तो हम चल ही नहीं सकते। ठीक है, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, तो इसको बीपीटी से ही हमें प्रूव भी करना है। तो एक काम करते हैं कि यदि ये रेशियो इक्वल है, यदि ये रेशियो इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि इस रेशियो को बनाने वाली जो भी लाइन होगी वो पैरेलल तो होगी, ये मस्ट है। ठीक है, लेकिन हम पैरेलल तो प्रूव ही करना है। तो एक काम करते हैं कि क्योंकि ये रेशियो इक्वल है, तो कोई तो लाइन होगी जो इसको डिवाइड की होगी, तो हम मान लेते हैं कि वो लाइन डी नहीं है, वो कोई दूसरी लाइन मान लेते हैं। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि कोई दूसरी लाइन है जो कि इस रेशियो को बनाई है, तो हम मान लेते हैं कोई एक और लाइन मान लेते हैं, यहाँ ई डैश मान लेते हैं वो लाइन जो है डी ई डैश है, जो कि डिवाइड की है, तो ये रेशियो इक्वल हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि डी क्या है, डी पैरेलल है बीसी के, ये हमने मान लिया कि डी पैरेलल नहीं है, डी डैश पैरेलल है किसके, बीसी के। और यदि डी डैश पैरेलल है बीसी के, क्योंकि किसी ना किसी लाइन को तो पैरेलल होना पड़ेगा, हमने मान लिया डी डैश लाइन जो पैरेलल है बीसी के, और यदि पैरेलल है तो हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि हमने इसको पैरेलल मान लिया, तो बाई थेल्स थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, या बाई बीपीटी हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये यदि डी डैश को यदि हमने पैरेलल मान लिया, तो ये रेशियो बराबर होगा कौन सा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ई डैश सी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको हमने डी डैश को यदि पैरेलल मान लिया, तो बीपीटी का यूज करते हुए हमने ये रेशियो लिख दिया, और लेकिन गिवन था ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, यानी इन दोनों इक्वेशन को हम देखेंगे, यदि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इन दोनों इक्वेशन को आप देखेंगे, तो देखिए LHS यहाँ जो है वही यहाँ भी है। यदि LHS इक्वल है, तो क्या हम RHS को इक्वल लिख सकते हैं, तो क्या ए ई अपॉन ई सी को ए ई डैश अपॉन ई डैश से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, ए ई अपॉन ई सी को हमने लिख दिया ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये चीज़ तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करें, क्योंकि हमने ई डैश को तो इंट्रोड्यूस किया है, तो उसको हटाना भी पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, हम बोथ साइड +1 कर देते हैं। ठीक है, एडिंग 1, ठीक है, एडिंग 1 बोथ साइड। यदि हमने दोनों साइड 1 प्लस कर दिया, तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर देखिए ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ हो गया ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1। यहाँ पर जैसे ही आप ऐड करेंगे तो मिलेगा ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। और यदि अगेन फिगर से आप देखेंगे ए ई और ई डैश क्या है, ए ई और ई सी क्या है, ए ई डैश और ई डैश सी क्या है, दोनों को मिलाने पे। तो जैसे ही आप दोनों को मिलाएंगे, तो देखिए यहाँ पर ए डी और डी बी क्या है, ए डी और डी बी अगेन ए बी आ गया, और ए ई डैश प्लस ई डैश सी ये क्या है, ए ई डैश और नहीं, यहाँ पर ये था ना ए ई और ई सी, तो ए ई और ई सी मिला करके क्या है, ए सी है, और ए ई डैश और ई डैश सी भी मिला करके क्या है, ए सी है। तो इसके जगह हम ए सी लिख सकते हैं आसानी से। तो इधर भी क्या है, ये ए ई और ई सी मिला करके क्या है, ए सी है, ए सी अपॉन ई सी, और ये भी मिला करके क्या है, ए सी ही है, तो ई डैश सी। क्या ये दोनों साइड यदि न्यूमरेटर इक्वल हो गया, तो डिनोमिनेटर को इक्वल होना पड़ेगा, तो ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। ऐसा कब होगा, ई सी और ई डैश सी कब इक्वल होंगे, ये तभी इक्वल हो सकते हैं, ई सी और ई डैश सी तभी इक्वल हो सकते हैं जब पॉइंट ई डैश पॉइंट ई पे कोइंसाइड कर जाए, क्योंकि लेंथ तो सेम है, तो सेम तभी होगी जब ये पॉइंट कहाँ होगा, पॉइंट ई पर होगा। ठीक है, तो इट इज ओनली पॉसिबल इफ ई डैश एंड ई आर
कोइंसाइड, ठीक है, ये दोनों कोइंसाइड करेंगे तभी पॉसिबल है। और यदि ये कोइंसाइड कर जाएंगे तो जब कोइंसाइड ही कर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डैश जब यहाँ आ जाएगा तो क्या डी ई डैश और डी ई लाइन सेम हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। सो डी ई एंड डी ई डैश लाइन्स आर सेम, और क्योंकि ये सेम हो जाएगी और हमने सिंस डी ई डैश पैरेलल टू बी सी हमने मान लिया है, ठीक है, माना है ना। और क्योंकि डी ई और डी ई डैश को यदि हमने सेम प्रूव कर दिया और डी ई डैश को यदि पैरेलल मान रखा है बी सी के पहले से ही, इसका मतलब क्या होगा कि डी ई भी क्या है, पैरेलल टू बी सी है। तो ये भी प्रूव हो चुका, ठीक है। तो बी पी टी का प्रूफ आपने देख लिया, कन्वर्स ऑफ बी पी टी का आपने प्रूफ देख लिया, ठीक है, क्लियर है। आई होप कि आपको ये दोनों प्रूफ समझ में आ गया होगा, बीपीटी का और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे है इसके कुछ और रिजल्ट्स हैं जिन रिजल्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहला लिखा है द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल्स। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन, वही रिजल्ट्स के रूप में यहाँ लिखा है। मतलब ये है कि यदि कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और किसी भी साइड का यदि हम एंगल बाइसेक्टर, किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर यदि हम लिखते हैं, यदि ए डी जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो इस थर्ड साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में, मतलब जो साइड कंटेन कर रही है उस एंगल को उन्हीं साइड के रेशियो में। मतलब ये यदि हम बात करें, ये ए है और ये बी है लेंथ वाइज, तो ये बी डी रेशियो डी सी जो होगा वो क्या होगा, ए रेशियो बी होगा। वही बात ये लिखी है, कौन सा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हम इसी का नाम देते हैं, थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन है। अगला क्या बोल रहा है, इन एन ट्रायंगल ए बी सी डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट डी डिवाइड्स बी सी इन द रेशियो ए बी इज टू ए सी, देन ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। यदि ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसको सेम उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में ये साइड है। और यहाँ पर क्या बोला है, यदि ये पॉइंट डी है और बी डी और डी सी ए बी और ए सी के रेशियो में हैं, इसका मतलब क्या है, ये लाइन ए डी क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए होगी। तो कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है और ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, ठीक है। अगला क्या है, द एक्सटर्नल बाइसेक्टर। वैसे ही जैसे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वैसे ही एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की बात की गई है। द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड एक्सटर्नली। ये इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा क्योंकि वो एक्सटर्नल एंगल का क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर, इन द सेम रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल्स। वही बात है, केवल यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगा। सिमिलरली ये उसका कन्वर्स है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा ये दूसरा है, पैरेलल टू द, यहाँ पर देखिए ये लिखा है कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। किसी एक साइड, ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से यदि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि क्या होगी, किसी दूसरे के पैरेलल होगी, तो बाइसेक्ट करेगी तीसरी साइड को। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगला जो है, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। दो साइड्स के मिड पॉइंट को लेकर के यदि हम एक लाइन ज्वाइन करते हैं किसी भी ट्रायंगल में, तो पैरेलल होगी थर्ड साइड के। ये तो आपको पता ही है, मिड पॉइंट जो थ्योरम था कि कोई भी एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, उस ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को लेकर के एक लाइन बनाते हैं, तो ये लाइन हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल और लेंथ में हाफ होती है, ये वही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली। ट्रेपीजियम आपको पता है, ये ट्रेपीजियम है, इसका यदि ये डायगोनल है तो ये एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेंगे ईच अदर, ठीक है। मतलब ये दोनों का यदि रेशियो लें, इसको यदि ए और बी मान लें, इसको सी और डी मान लें, तो अगेन ये ए अपॉन बी जो होगा वो सी अपॉन डी, वही लिखा है, ठीक है। आगे क्या बोला है, ईच डायगोनल, अगला क्या है, ईच डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज ट्रेपीजियम, ठीक है। मतलब ये उसका उल्टा बोला है, यदि ट्रेपीजियम है तो उसके डायगोनल एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेंगे, और यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं यदि एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, ट्रेपीजियम होगा। बात समझ में आई। तो दोनों पॉइंट है, एक बार तो जो डायगोनल्स हैं उसको बोला गया है कि वो प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं तो वो ट्रेपीजियम होगा, और दूसरा पॉइंट बोला गया है कि यदि कोई ट्रेपीजियम है तो उसके डायगोनल्स हमेशा क्या करेंगे, प्रोपोर्शनली डिवाइड करेंगे। अगला पॉइंट क्या है, एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्राइपीजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली। मतलब ये बोल रहा है कि यदि कोई एक ट्राइपीजियम है
और ट्रेपीजियम की जो पैरेलल साइड हैं उनके पैरेलल यदि कोई भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो नॉन पैरेलल साइड को वो क्या करेंगे, प्रोपोर्शनली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ गई। मतलब यहाँ भी यदि ये पैरेलल है, ये वाली लाइन जो पैरेलल साइड के पैरेलल है ये एक लाइन, तो अगेन ये दो नॉन पैरेलल साइड हैं उनको सेम रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो ये सारे रिजल्ट्स हैं किसके, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम के। बात समझ में आ गई। तो इन सभी रिजल्ट का हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब जो आपने बीपीटी पढ़ा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, उस पे हम कुछ बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ही ट्रेपीजियम से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन ही ट्रेपीजियम से रिलेटेड है। बोला गया है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC है। तो सबसे पहले तो हम ट्रेपीजियम बना देते हैं। ट्रेपीजियम चलिए हम बना देते हैं ABCD। बोला गया है कि जो AB है वो पैरेलल है CD के या DC के। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, एंड P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन AD पर कोई पॉइंट है P और BC पर कोई पॉइंट है Q। वही बोला गया है AD एंड BC रिस्पेक्टिवली सच दैट PQ पैरेलल है किसके, DC के। मतलब ये लाइन जो बनाएंगे PQ वो पैरेलल किसके है, DC के। ऐसा बोल दिया गया। और आगे वो दिया है एक PD की वैल्यू 18 है, यानी कि इसकी वैल्यू 18 दिया है PD की। BQ की वैल्यू कितना दिया है, तो 35 दिया है, सब कुछ सेंटीमीटर में है। QC की वैल्यू कितना दिया है, 15 दिया है। तो बताना है AD की वैल्यू क्या होगी। और यदि हम बात करें AD, तो AD क्या है, AD है PD प्लस PA, ये बताना है। और आपने अभी रिजल्ट में ही देखा था, यदि हम बिल्कुल BPT का यूज ना करें, उसके रिजल्ट की बात करें, तो डायरेक्ट हमें पता है कि हमें डायरेक्ट क्या पता है, यहाँ से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ से क्या चीज़, तो PD अपॉन PA इज इक्वल टू CQ अपॉन QB, क्योंकि अभी देखा था रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमें PD की वैल्यू पता है, यहाँ से हमें क्या पता है, PD की वैल्यू पता है कि 18 है, PA की वैल्यू हमें नहीं पता है, CQ की वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू भी पता है। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करिए 5 से, इसको कैंसिल आउट करिए 6 से, तो PA की वैल्यू कितनी हो गई, 42। जैसे ही PA आ गई हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AD, और AD क्या होगा, PD प्लस PA यानी कि PD की वैल्यू क्या दिया है, PD की वैल्यू दिया है, PD की वैल्यू कितना दिया है, तो 18 दिया है, और PA की वैल्यू कितना आ गया, 42। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई, इसको ऐड करेंगे तो 60 सेंटीमीटर। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट से हमने कर दिया, लेकिन इसमें BPT का ही हमें यूज करना हो तो कैसे करेंगे। इसमें BPT का यदि यूज करना हो तो हम कैसे करने वाले हैं, चलिए बनाते हैं BPT से इसको करते हैं। रिजल्ट का यूज नहीं करते हुए BPT का ही यूज करते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये है ABCD, ये दिया है, ये इसके पैरेलल है। एक और लाइन इन्होंने बना दिया, ये इसके पैरेलल है, नाम दे दिया PQ। ठीक है, और इसकी वैल्यू दिया था ये 18 है, ये दिया था कितना दिया था, 35 और 15, ये 15 है और ये कितना है, 35 है। तो हमें बताना था AD की वैल्यू क्या होगी। एक काम करते हैं, हमें BPT यूज करना है। BPT यूज करने के लिए सबसे कंपलसरी बात क्या है कि ट्रेंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रेंगल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो ट्रेंगल है नहीं, और ट्रेंगल में भी एक लाइन पैरेलल होगी ट्रेंगल के किसी एक साइड की। ठीक है, तो चलिए ट्रेंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके डायगोनल को ज्वाइन बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए इसको मैं मान लेता हूँ क्या, M मान लेता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को। अब आपको दिख गया कि DAB एक ट्रेंगल बन गया, और इस ट्रेंगल में AB साइड के पैरेलल एक लाइन हो गई PM, और जैसे ही एक लाइन पैरेलल हो गई किसी साइड के, तो BPT यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए तो आगे लिखते हैं, इन ट्रेंगल DAB हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि PM पैरेलल है AB के, और यदि ऐसा है तो बाई BPT के द्वारा हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि जो DP और PA का रेशियो है वही बराबर होगा DM और MB के। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमने तो इसको इंट्रोड्यूस किया ना M को, तो इसको तो हटाना है हमें, ये तो चाहिए नहीं।
अगेन आप यदि ध्यान से देखेंगे तो एक और ट्रेंगल दिख रहा है, कौन सा? इन ट्रेंगल BCD, इन ट्रेंगल BCD, इस ट्रेंगल में देखेंगे तो अगेन जो है, अगेन MQ क्या है? MQ पैरेलल है CD के। अगेन इस ट्रेंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन है, तो अगेन यहाँ क्या लगेगा? बाई BPT, बाई द यूज ऑफ BPT। हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं अगेन कि BQ अपॉन CQ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से, या इसको यदि उल्टा ही हमने लिख दिया, क्योंकि रेशियो तो है तो लिख सकते हैं क्या? CQ अपॉन QB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इधर से? DM अपॉन MB, इक्वेशन नंबर 2। अगेन अब दोनों इक्वेशन को यदि आप ध्यान से देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपको क्या दिखेगा? DM अपॉन MB इधर भी है, DM अपॉन MB यहाँ भी है, इसका मतलब इसका लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट साइड के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? DP अपॉन PA की वैल्यू किसके बराबर हो गई? तो वो हो गई CQ अपॉन QB के। और ऐसा ही तो था, ऐसा ही तो रिजल्ट था। उसके बाद वैल्यू रख दीजिए, ये है 18 और ये है PA, और इधर कितना दिया है? 15 अपॉन 35। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो PA की वैल्यू क्या आ जाएगी? 42। क्या आ जाएगी? 42। और जैसे ही PA की वैल्यू 42 सेंटीमीटर आ गई, तो 42 सेंटीमीटर आते ही, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है, 42 सेंटीमीटर यदि PA आ गया तो 42 प्लस 18 है, जैसे ही ऐड करेंगे तो आप 60 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू आ जाएगी? AD की। ठीक है, तो इसको हम BPT के रिजल्ट से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और BPT का भी यूज कर सकते हैं। केवल आपको यही ध्यान कर देना है कि BPT हम तभी यूज करेंगे, BPT हम तभी यूज करेंगे कब? जब ट्रेंगल होगा। बात समझ में आ गई? तो जब ट्रेंगल होगा हम BPT का यूज तभी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन फिगर 2 ट्रेंगल्स ABC एंड DBC। अच्छा, ABC एंड DBC लाई ऑन द सेम बेस। अच्छा, बेस सेम दिया है यहाँ पर, मतलब इस बेस की बात कर रहे हैं ये। P इज अ पॉइंट ऑन BC। अच्छा, P एक पॉइंट है BC पर, सच दैट PQ पैरेलल है। PQ किसके पैरेलल है? BA के। अच्छा, ये पैरेलल है इसके। आगे दिया है PR पैरेलल है PR BD के। PR पैरेलल है BD के, यानी कि ये वाली लाइन पैरेलल है किसके? इसके। ठीक है, तो प्रूव करना है QR पैरेलल है AD के। ठीक है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि मैं बात करूं गिवन क्या है, तो गिवन है पहली बात तो PQ पैरेलल है BA के। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात क्या गिवन है? दूसरी बात गिवन है PR पैरेलल है BD के। और आपको पता है कि यदि लाइन पैरेलल गिवन है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? BPT। ठीक है, चलिए अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि ये पैरेलल गिवन है तो देखते हैं कौन से ट्रेंगल का पार्ट है ये। PQ और BA लेना है ना, PQ लेना है और ये AB। तो क्या हम ट्रेंगल ABC ले लें? ये वाला ट्रेंगल ABC ट्रेंगल लेंगे तो इस ट्रेंगल ABC में साइड AB के पैरेलल लाइन है कौन सी? PQ। साइड AB के पैरेलल लाइन कौन सी है? PQ। इसलिए इन ट्रेंगल ABC में क्या है? तो ABC में PQ पैरेलल है AB के, और जैसे ही पैरेलल है तो बाई BPT क्या लिख सकते हैं? तो बाई BPT हम क्या लिख सकते हैं? PC अपॉन PB, यानी CP अपॉन PB किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? CQ अपॉन QA के। CQ अपॉन QA के। इतनी बात समझ में आ गई। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है? यहाँ पर बन रहा था, यहाँ पर ये लाइन कट कर रही है तो PC और PB और यहाँ से QC और QA, यही रेशियो बराबर होगा ना अकॉर्डिंग टू BPT, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है इस साइड की। ठीक है, चलिए अगेन एक और कंडीशन दी है, ये भी पैरेलल है। अगेन गिवन क्या है? अगेन गिवन है PR पैरेलल है किसके? BD के। देखिए कहाँ है PR और BD? PR ये है और BD ये है। कौन से ट्रेंगल में है? ट्रेंगल BCD। तो हम चलेंगे इन ट्रेंगल BCD, क्योंकि पैरेलल दिया है तो BPT लगाना है। BCD इस ट्रेंगल में यदि देखेंगे तो क्या गिवन है? PR पैरेलल है BD के, ऐसा दिया है। और यदि ऐसा दिया है तो बाय यूजिंग ऑफ BPT हम क्या लिख सकते हैं? अगेन हम इसमें लिख सकते हैं इस ट्रेंगल में ये लाइन पैरेलल है तो अगेन लिख सकते हैं क्या? PC अपॉन PB। क्या लिख सकते हैं? PC यानी कि CP अपॉन
पी बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, सी आर अपॉन आर डी के, सी आर अपॉन आर डी के, इक्वेशन नंबर 2। और दोनों इक्वेशन को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो सी पी और पी बी यहाँ भी है, सी पी और पी बी यहाँ भी है, तो दोनों इक्वेशन यदि एक साइड सेम है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक साइड बराबर है तो दूसरे साइड को बराबर तो होना ही पड़ेगा, दूसरे साइड को बराबर तो होना ही पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, सी क्यू अपॉन क्यू ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, सी आर अपॉन आर डी। तो हम चले थे इस ट्रेंगल से, इस ट्रेंगल में बीपीटी यूज किया, इस ट्रेंगल में बीपीटी यूज किया क्योंकि लाइन पैरेलल दे रखी थी। दोनों ट्रेंगल में बीपीटी यूज करने के बाद हम इस सिचुएशन पे पहुँचे हैं कि इक्वेट करने के बाद सी क्यू अपॉन क्यू ए इक्वल टू सी आर अपॉन आर डी आ गया। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें, हमने बता रखा है कि जब भी लाइन पैरेलल दिया हो तो रेशियो इक्वल होता है, और ये क्या है, बीपीटी। बीपीटी क्या कहता है कि जब भी लाइन पैरेलल हो साइड के तो उसका रेशियो इक्वल होगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, जब भी रेशियो इक्वल है तो वो लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा, यही तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। अच्छा, यहाँ पर प्रूफ क्या करना है उसको एक बार ध्यान से देखते हैं। तो भैया यहाँ जो प्रूफ करना है वो करना है क्यू आर पैरेलल टू ए डी, लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है। तो लाइन को पैरेलल प्रूव करना है मतलब लाइन पैरेलल नहीं दिया है, और लाइन पैरेलल नहीं दिया है तो उस लाइन को पैरेलल हम कब प्रूव कर सकते हैं, जब रेशियो को बराबर प्रूव कर दें, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोल सकते हैं। क्योंकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी था क्या कि यदि रेशियो बराबर है तो लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा। इसका मतलब उस लाइन को पैरेलल यदि प्रूव करना है तो कहीं से भी यदि हम रेशियो बराबर कर दें, रेशियो बराबर कर दें जिसको ये लाइन जो है पैरेलल, ये लाइन जो है जहाँ से डिवाइड कर रही है, यदि उस रेशियो को हम बराबर कर दें तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोल सकते हैं कि उस लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो मतलब ये है कि जब रेशियो इक्वल प्रूव करना है तो यूज करेंगे बीपीटी का, क्योंकि पैरेलल दिया रहेगा, और जब पैरेलल लाइन प्रूव करनी है तो रेशियो दिया रहेगा या नहीं दिया है तो हम लाएंगे। तो जब आपको रेशियो प्रूव करना है इक्वल तो यूज करेंगे बीपीटी का, और जब आपको लाइन को पैरेलल दिखाना है तो यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। मतलब इसको हम तभी दिखा सकते हैं जब कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करेंगे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी के को यूज करने के लिए आप देखेंगे यदि ध्यान से जो आपने यहाँ प्रूव किया सी क्यू अपॉन क्यू ए है, यहाँ पर ध्यान से देखिए सी क्यू और क्यू ए क्या है, तो ये है सी क्यू अपॉन क्यू ए, ये है, मतलब यहाँ से रेशियो बना रहा है सी क्यू अपॉन क्यू ए। इधर क्या है, सी आर अपॉन आर डी। तो क्या ये ट्रेंगल का पार्ट है, इस ए सी डी ट्रेंगल में सी क्यू अपॉन क्यू ए इज इक्वल टू सी आर अपॉन आर डी दिया है। इसका मतलब क्या है, यदि रेशियो बराबर है तो इस लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा, किससे, इसके तीसरी साइड से। यही तो है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से सीधे बोल सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यदि ये रेशियो बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि क्यू आर मस्ट बी पैरेलल टू ए डी, बस हेंस प्रूव्ड, क्योंकि वही प्रूव करना है। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी आपको रेशियो इक्वल प्रूव करना हो तो यूज करेंगे बाई बीपीटी, ठीक है, बीपीटी का यूज करेंगे। जब भी आपको लाइन को पैरेलल दिखाना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दो क्वेश्चन हमने देख लिया बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कुछ और कंसेप्ट लगेंगे। अब अगला जो टॉपिक है इसमें क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रेंगल्स। दो ट्रेंगल्स यदि सिमिलर हैं तो क्या क्राइटेरिया होगी, कौन कौन सी क्राइटेरिया का यूज करके हम दो ट्रेंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं, यदि दो ट्रेंगल सिमिलर हैं तो क्या क्या हम बोल सकते हैं, ये चीज़ है। तो तीन ही क्राइटेरिया के बारे में हम बात करते हैं। पहला है एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दूसरा है ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया यानी साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, और तीसरा है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया सिमिलरिटी का, ठीक है। तो तीन क्राइटेरिया के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। एंगल क्राइटेरिया क्या है, इफ टू ट्रेंगल्स आर इक्वी एंगुलर देन दे आर सिमिलर, ठीक है। अभी भी हमने बताया था इक्वी एंगुलर का क्या मतलब, जब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे दोनों ट्रेंगल में, तो बाई एंगल सिमिलरिटी हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रेंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। मतलब यदि मैं बात करूँ यहाँ पर दो ट्रेंगल हम बना दें, एक का नाम दे दें ए बी सी, एक का नाम दे दें पी क्यू आर। यदि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और यदि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर होगा। कौन कौन सा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, ये बराबर है इसके,
तो यहाँ सिंगल से डबल होते हुए ट्रिपल तक चले, सिंगल से डबल होते हुए ट्रिपल तक चले। ये नॉमेनक्लेचर आपको ऐसे ही फॉलो करना है। ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल PQR के, ऐसा हम बोल सकते हैं जब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो बाय यूजिंग ऑफ एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दूसरा जो है साइड 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 क्राइटेरिया। इफ द कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर, देन दे आर सिमिलर, यानी कि दो ट्रायंगल हैं, उनके यदि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है या कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल हैं, तो भी हम क्या बोल सकते हैं, वो दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, मतलब ये है कि यदि इसी ट्रायंगल में, इसी दो ट्रायंगल में ABC और PQR, ठीक है, यदि इनका कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यदि इक्वल दिया है, इसका मतलब यदि मैं बात करूं इसमें, यदि मैं बात करूं ABC और PQR, यदि ऐसा है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, यदि ऐसा है, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, तो भी हम बोल सकते हैं ट्रायंगल कौन कौन सा बराबर है, AB बराबर है, AB और इसका रेशियो, ठीक है, और उसके बाद BC और इसका, और AC और इसका। ठीक है, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमें भी, क्या, ट्रायंगल AB सेकेंड, यहाँ से इधर से चलेंगे, दूसरा, पहला और तीसरा, तीन तीन, दो डंडी, एक डंडी और तीन। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQ और R की। बात समझ में आ गई। तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो या कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो, तो भी ट्रिपल एस से साइड से क्या होंगी, दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर बोल सकते हैं। और सिमिलर बोलते ही क्या हो जाएगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल। ठीक है, सिमिलर बोलते ही क्या हो जाएंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल, मतलब एंगल A बराबर हो जाएगा किसके, एंगल P के, एंगल B बराबर हो जाएगा किसके, एंगल Q के, और एंगल C बराबर हो जाएगा किसके, एंगल R के। ठीक है, जैसा कि सिमिलर ट्रायंगल का डेफिनेशन ही था। आगे बढ़ते हैं। अगला है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। मतलब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब दो ट्रायंगल में एक एंगल सेम हो जाए और उस एंगल को बनाने वाले दोनों साइड भी प्रोपोर्शनल हो जाए, यानी कि उनका रेशियो बराबर हो जाए, तो अगेन बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। मतलब ये है, इसी ट्रायंगल में यदि मैं बात करूं तो चलो ये एंगल हमने इसके बराबर कर दिया, ठीक है, और ये जो हैं वो प्रोपोर्शनल हो गए, मतलब AB अपॉन RP इज इक्वल टू AC अपॉन RQ ये दिया हो, और एंगल A बराबर हो एंगल R के, यदि ये दो कंडीशन हो, तो भी हम बोल सकते हैं किससे, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो ये तीन सिमिलरिटी क्राइटेरिया है। इफ इन टू ट्रायंगल्स वन पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड इंक्लूडेड एंगल्स, वही उनके बीच का एंगल, आर इक्वल देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो आई थिंक तीनों सिमिलरिटी क्राइटेरिया आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या क्या रिजल्ट, जैसे बीपीटी का रिजल्ट था वैसे ही सिमिलर ट्रायंगल का भी रिजल्ट है। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। बात समझ में आ गई, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो के बराबर होगा उनके पेरीमीटर का रेशियो। ठीक है, मतलब ये है कि यदि ABC, यहाँ लिख दें, यदि ट्रायंगल ABC यदि सिमिलर हैं ट्रायंगल PQR के, ठीक है, तो इनके पेरीमीटर का रेशियो जो है, यदि मैं बात करूं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, तो बराबर होगा इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ठीक है, इज इक्वल टू AC अपॉन PR, इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ऐसा होता है, यही ये लाइन बोल रहा है। अगला लाइन है, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर, मतलब दोनों ही इक्वी एंगुलर हैं, मतलब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, यानी कि सिमिलर हैं, देन द रेशियो ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो भी सेम होता है यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो। मतलब यहाँ पर लिख दिया, यदि ABC इक्वी एंगुलर हैं PQR
आर, मतलब ये एंगल बराबर हो गया इसके, ये एंगल बराबर हो गया इसके, ये एंगल बराबर हो गया इसके, ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर, तो इनके मीडियन का रेशियो भी किसके बराबर होता है, उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के। बात समझ में आ गई। मीडियन का क्या मतलब है, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक ड्रॉ की हुई लाइन जो कि अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। मतलब यदि ऐसा यहाँ पर डी आ गया तो ये साइड किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ के डी सी के बराबर, मतलब बी डी डी सी के बराबर हो जाए। यदि ऐसा है तो ए डी क्या होगी, मीडियन होगी, किसमें, इस ट्रायंगल में, ठीक है। और यहाँ भी एक मीडियन हम ड्रॉ कर देंगे जो कि क्या बनाएगी, क्यू एस को एस आर के बराबर बना दे, तो ये मीडियन हो गया ए डी और ये मीडियन हो गया पी एस। बात समझ में आ गई। तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इनके मीडियन के लेंथ के भी रेशियो के बराबर होता है। बात समझ में आ गई। वो लाइन बोल रहा है दूसरा। अगला है, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर देन द रेशियो ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट। वही एंगल बाइसेक्टर जो बनाने वाली लाइन है उसकी बात कर रहा है। मतलब इस मीडियन की जगह यदि एंगल बाइसेक्टर है तो उसकी लेंथ का भी रेशियो सेम होगा, ठीक है। अगला है, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर देन द रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स एज सेम एज द रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। अब कोरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का मतलब कोरेस्पॉन्डिंग हाइट उसके भी बराबर होगा, ठीक है। कोरेस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब ये है कि यदि दो ट्रायंगल हमने बना दिया ए बी सी और बना दिया हमने पी क्यू आर, यदि ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनका कोरेस्पॉन्डिंग, यदि इस हाइट की हम बात करें, मतलब इनका रेशियो बराबर है, इनका रेशियो बराबर है, इनका रेशियो बराबर है, तो ये यदि मान लें H1 और इसको H2, तो ये रेशियो भी यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू H1 अपॉन H2 भी होगा, ठीक है। और यदि दूसरा एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करते हैं तो वो उसका रेशियो भी क्या होगा, इसी साइड के रेशियो के बराबर होगा जो कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। तो ये बात बोल रहा है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। बाकी भी, इफ़ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अनदर ट्रायंगल एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ दीज इक्वल एंगल्स डिवाइड द अपोजिट साइड इन द सेम रेशियो, ठीक है। वही एंगल बाइसेक्टर जो था वही है, उसी के बारे में बात किया है। आगे ये बोला है, इफ़ टू साइड्स एंड द मीडियन बाइसेक्टिंग द थर्ड साइड, यदि दो साइड और जो मीडियन जो कि तीसरी साइड को बाइसेक्ट कर रहा है एक ट्रायंगल का, वो यदि रिस्पेक्टिवली क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द मीडियन ऑफ अनदर ट्रायंगल वो भी क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल के कोरेस्पॉन्डिंग होंगे, ये लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो केवल ये रिजल्ट्स हैं। इफ़ टू साइड्स एंड मीडियन बाइसेक्टिंग वन ऑफ दीज साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द टू साइड्स एंड द कोरेस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ द अनदर ट्रायंगल, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये सब कुछ क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी एंड आर सी आर ईच परपेंडिकुलर टू ए सी, ऐसा गिवन है। गिवन क्या है कि जो पी ए है वो परपेंडिकुलर है, क्यू बी है वो परपेंडिकुलर है, आर सी है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के। तो आपको प्रूव करना है 1/x इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, इसके रेशियो का सम जो है 1/y के बराबर है, मतलब इसके रेसिप्रोकल का सम, मतलब 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y, ये प्रूव करना है आपको। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से सिमिलरिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि रेशियो की बात हो रही है यहाँ भी, तो रेशियो में यदि हम सिमिलरिटी का यूज करें तो इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए इन ट्रायंगल यदि मैं लूँ PAC, इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल QBC इन ट्रायंगल में हम देखते हैं, तो इस ट्रायंगल PAC और QBC को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल A बराबर है एंगल B के, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल PAC में एक एंगल है 90 और इस छोटे वाले ट्रायंगल QBC में एक एंगल क्या है 90, तो एक एंगल बराबर हो गया। और यदि हम बात करें इस एंगल की, तो ये ट्रायंगल PAC का भी एक एंगल है और ट्रायंगल QBC का भी एक एंगल है। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, क्यों? क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन है। और जैसे ही दो एंगल यदि सेम हो गए, दो एंगल इक्वल हमने दिखा दिया,
तो तीसरा तो अपने आप ही एंगल इक्वल होगा। क्यों भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। यदि दो एंगल हमने सेम कर दिए दोनों में तो तीसरा तो ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एंगल 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 लिखिए या एंगल एंगल लिखिए। ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इस एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करके हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। कौन कौन से, दोनों। तो किधर से चलें, P से 90 होते हुए C तक चलें, P से 90 होते हुए C तक चलते हैं। लिखते हैं ट्रायंगल PAC सिमिलर होगा, इसमें भी वैसे ही फॉलो करना है, Q से 90 होते हुए C तक जाना है। तो ट्रायंगल QBC, और ऐसा सिमिलर लिखते ही आपको क्या लिखना है, रेशियो बराबर हो जाएगा। सिमिलर लिखते ही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, यानी कि PA अपॉन QB इज इक्वल टू AC अपॉन BC इज इक्वल टू PC अपॉन QC। PC अपॉन QC ये बराबर हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो। ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y यानी कि QB, ये वाला इसको हम उल्टा लिख रहे हैं। ठीक है, QB अपॉन PA लिख रहे हैं। QB अपॉन PA की वैल्यू क्या है, x है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको भी हम लिख रहे हैं BC ये वाला, इसको उल्टा लिखते हैं, इनको हम ले रहे हैं। ठीक है, और इसको हम रेसिप्रोकल में लिख रहे हैं, उल्टा करके लिख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा भी लिखेंगे तो भी बाद में जा करके उसको उल्टा हम लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया QB अपॉन PA, और QB की वैल्यू क्या है, QB की वैल्यू है y, PA की वैल्यू क्या है, x है। तो हमने लिख दिया y बाई एक्स इज इक्वल टू BC अपॉन AC। BC क्या है, BC को हम BC ही रहने देते हैं और AC को AC ही रहने देते हैं। इक्वेशन नंबर 1। तो इन दोनों ट्रायंगल को लेकर के हमने सिमिलर कर दिया, तो चलिए y बाई एक्स यहाँ से तो आ गया। ठीक है, सिमिलरली हमें एक और इक्वेशन की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी, तो एक काम करते हैं यहाँ पर एक और ले लेते हैं। जैसे हमने इधर से सिमिलर प्रूव किया, अब एक बार हम इधर से भी सिमिलर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें जेड को भी लाना है। जेड को लाने के लिए काम क्या करेंगे हम, ARC। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, इन ट्रायंगल ARC एंड ट्रायंगल ABQ, इन दोनों ट्रायंगल की यदि आप बात करेंगे तो देखिए यहाँ भी इस बड़े वाले ट्रायंगल ARC में ये 90 है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये 90 है। तो क्या एंगल C इज इक्वल टू एंगल B लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। सिमिलरली ये एंगल जो है दोनों ट्रायंगल में है, कौन कौन से, ARC में भी ये एंगल है और इस छोटे वाले QAB में भी ये एंगल है। तो क्या एंगल A इज इक्वल टू एंगल A होगा। क्यों भैया, क्योंकि दोनों में क्या है, ये कॉमन है। तो यहाँ से लिख सकते हैं बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। दोनों ट्रायंगल लिखने की यदि हम बात करें तो R से 90 होते हुए A तक जाएंगे, तो ट्रायंगल RCA सिमिलर हो गया ट्रायंगल, इसमें भी Q से 90 होते हुए A तक जाएंगे, तो QBA। और जैसे ये सिमिलर हो गया, यहाँ भी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या लिख सकते हैं हम, इक्वल लिख सकते हैं। तो RC अपॉन QB क्या लिख सकते हैं, RC अपॉन QB इज इक्वल टू CA अपॉन BA, CA अपॉन BA इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, RA अपॉन QA। तो RA अपॉन QA हो गया। ठीक है, यहाँ भी हम इन दोनों को ले लेते हैं, RC और QB को। देखिए RC क्या है, ये है, और QB क्या है, ये है। इसको भी हम उल्टा लिखते हैं, QB अपॉन RC लिख देते हैं। तो QB अपॉन RC लिखेंगे तो क्या मिलेगा, y बाई जेड। इसको हम उल्टा लिख दें ऐसे, QB अपॉन RC इज इक्वल टू क्या, BA अपॉन AC। और QB क्या है, y है, और ये क्या है, z है, और ये क्या है यहाँ पर BA और AC। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यदि आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो दोनों को लाने के लिए, क्योंकि x भी लाना है, y भी लाना है, z भी लाना है, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो इसमें क्या है, इसमें है y बाई एक्स और इसमें क्या है, y बाई जेड। तो y बाई एक्स प्लस y बाई जेड इज इक्वल टू, इसमें क्या है, तो यहाँ है BC अपॉन AC, BC अपॉन AC प्लस में यहाँ क्या है, BA अपॉन AC, यही है।
चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं तो 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो BC प्लस BA, यही बनेगा क्या, और BC प्लस BA क्या है, BC ये है प्लस BA, ये दोनों मिला करके क्या AC नहीं होंगे, बिल्कुल होगा। तो BC प्लस BA के जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC, और नीचे क्या है AC। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, तो y 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू क्या हो गया, AC अपॉन AC यानी कि 1। ठीक है, यहाँ से हम y को उधर भेज देते हैं तो 1 अपॉन y किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z के बराबर हो गया, और यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पर सिमिलरिटी को, एंगल सिमिलरिटी का यूज हमने 2 बार किया, ठीक है, और वहाँ से हमने प्रूव कर लिया जो हमें प्रूव करना था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर दिया है ये 90 है, ये 90 है, AB परपेंडिकुलर है किसके, BC के, AB परपेंडिकुलर है BC के, और दिया है जो DE है, ये DE परपेंडिकुलर है GF के, ठीक है, नहीं सॉरी, DE परपेंडिकुलर है AC के, DE परपेंडिकुलर है AC के, यानी कि ये भी 90 दिया है। आगे दिया है GF परपेंडिकुलर है BC के, यानी कि ये 90 है। तो प्रूव करना है ट्रेंगल ADE, ये वाला ट्रेंगल किसके सिमिलर हो जाए, GCF, इसके GCF के सिमिलर प्रूव करना है। और सिमिलर प्रूव करने के लिए उन तीनों क्राइटेरिया में से जो भी क्राइटेरिया आप यदि प्रूव कर देंगे तो वहाँ से हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रेंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। तो सोचिए क्या कर सकते हैं, सोचिए क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये बड़ा वाला जो ट्रेंगल है ना ABC, वो भी राइट ट्रेंगल है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री दिया है। ठीक है, एक काम करते हैं, यदि ये 90 डिग्री है, यदि ये 90 डिग्री है तो कोई एक एंगल को हमने थीटा मान लिया। ठीक है, इस ABC ट्रेंगल में यदि ये 90 है, हमने एंगल 4 को मान लिया थीटा है, क्या मान लिया, थीटा है। जैसे ही इसको आप थीटा मानेंगे और ABC में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है ना। चलिए यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रेंगल ABC, इन ट्रेंगल ABC। ठीक है, इस ABC ट्रेंगल में एंगल A को चलिए जो लिखा है ना 1, उसी को लिख देते हैं, एंगल 1 प्लस B कितना है 90 प्लस 4 क्या होगा 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल। ठीक है, 90 इधर लेके जाइए, और यदि 4 को हमने थीटा मान लिया, चलिए यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या होगा 180 माइनस 90। यहाँ से यदि हम बात करें एंगल 1 प्लस एंगल 4 की तो क्या लिखेंगे 90 डिग्री लिखेंगे ना। और यदि मैं एंगल 1 की बात करूँ तो 90 माइनस एंगल 4 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई 90 माइनस थीटा। और वैसे भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रेंगल ABC की यदि बात करें, एक एंगल 90 है, एक एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा 90 माइनस थीटा बनेगा। ये तो आपको समझ में वैसे भी आ रहा होगा। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है ना। चलिए, तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, इन दोनों ट्रेंगल को यदि सिमिलर प्रूव करना है तो ये 90 माइनस थीटा आ गया, ये एंगल हमने थीटा मान लिया। अच्छा, इस ट्रेंगल में यदि और ध्यान से आप देखेंगे तो इसका भी एक एंगल क्या है 90 डिग्री है, इसका भी एक एंगल 90 डिग्री है, और एक एंगल 90 माइनस थीटा आ गया। एक एंगल इसमें क्या था 90 था, एक थीटा था, तो ये वाला 90 माइनस थीटा आया। और इस ट्रेंगल में एक 90 है, एक 90 माइनस थीटा है, तो क्या ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा, एंगल 2 बिल्कुल होगा, क्योंकि तीनों का सम क्या चाहिए 180। इन तीनों को जोड़िए, 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल होगा, तो 90 प्लस 90 180। क्लियर है। तो यहाँ पर ये भी 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो इसको थीटा होना पड़ेगा। सिमिलरली आप यदि यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी एक क्या है, इसमें भी एक क्या है, एक 90 है ये वाला, और इसको थीटा मान लिया तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और यदि आप अब ध्यान से देखेंगे दोनों ट्रेंगल में, और यदि आप अब ध्यान से देखेंगे इन ट्रेंगल ADE एंड ट्रेंगल GFC, इन दोनों ट्रेंगल जिनको हमें सिमिलर प्रूव करना है, उसमें यदि ध्यान से देखेंगे तो क्या आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है यहाँ पर कि एंगल A जो है किसके बराबर है, इसमें एंगल G के। क्यों, क्योंकि दोनों 90 माइनस थीटा हैं। ठीक है, और साथ में एंगल, या फिर 1 बोल सकते हैं इसको, एंगल 1 किसके बराबर था इसमें, एंगल 3 के, क्योंकि दोनों क्या है 90 माइनस थीटा है। 1 और 2 भी बोल सकते हैं, तो एक एंगल यहाँ बराबर कर दिया हमने। एंगल 2 जो है थीटा किसके बराबर है इसमें, एंगल 4 के, क्योंकि दोनों क्या हैं थीटा हैं।
ठीक है। और तीसरा तो 90 डिग्री है ही, एंगल ई एंगल एफ के बराबर, क्योंकि 90 डिग्री है। तो यहाँ पर एंगल 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 ही सेम हो गए, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्या बोल सकते हैं, पहला ट्रायंगल दूसरे के क्या होगा, सिमिलर होगा। अब बारी आती है लिखने की, कैसे लिखेंगे हम, कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा। चलिए, थीटा से 90 माइनस थीटा होते हुए यहाँ तक आते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, थीटा से यानी कि डी, या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं, चलिए इधर से ही लिख देते हैं। हमें क्या चाहिए, 90 माइनस थीटा से थीटा होते हुए 90 तक जाते हैं, तो 90 माइनस थीटा से होते हुए आएंगे तो ए डी और ई। इधर भी क्या चलेंगे, 90 माइनस थीटा से थीटा होते हुए 90 तक जाएंगे, तो जी सी और एफ। बिल्कुल हम लिख सकते हैं बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल जी सी एफ, और यही प्रूव करना था। तो बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर लिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर क्यूपीएस यानी कि क्यूपीएस ये वाला, चलिए इसको मैं काम करते हैं वाई मान लेते हैं, ये इसके बराबर दिया है आर पी टी के, यानी ये वाई और ये एक्स दिया ही है। ठीक है, आपको प्रूव करना है पी एस टी ट्रायंगल, पी एस टी ये वाला ट्रायंगल पी एस टी, इस ट्रायंगल को प्रूव करना है किसके सिमिलर, पी क्यू आर के, किसके, पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, इसके सिमिलर प्रूव करना है। इसका मतलब यहाँ भी कुछ ध्यान से सोचना पड़ेगा। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इसको मान लेता हूँ एंगल थीटा। ठीक है, अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रायंगल पी एस टी में, चलिए यहीं पर लिख देते हैं, इन ट्रायंगल पी एस टी में यदि आप ध्यान से देखें, इन ट्रायंगल पी एस टी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन्हीं दोनों को प्रूव करना है, तो इन्हीं दोनों में हम देख लेते हैं। एंगल एस जो है, एंगल एस क्या एंगल क्यू के बराबर है, दिया ही है, तो एक्स है, इसका एक एंगल इस पी क्यू आर के एक एंगल के बराबर है। सिमिलरली यदि मैं बात करूं एस पी टी की, एंगल एस पी टी इज इक्वल टू क्या एंगल क्यू पी आर होगा, सोचिए होगा क्या। यदि मैं बात करूं एस पी टी की, तो एस पी टी में ये वाला एंगल पूरा आएगा, ये किसके बराबर है, वाई प्लस थीटा के, किसके बराबर है, वाई प्लस थीटा के। और यदि मैं बात करूं एंगल पी क्यू पी आर की, तो ये भी किसके बराबर है, वाई प्लस थीटा के। इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि वाई प्लस थीटा हो गए दोनों, और जैसे ही दो एंगल बराबर हो गए तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरे एंगल को बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ भी लिख सकते हैं बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। दोनों ट्रायंगल कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल यहाँ पर एक्स से थीटा प्लस वाई होते हुए, चलिए या फिर इधर से देख लेते हैं क्या हमें प्रूव करना है, पी एस टी। देखिए पी एस टी करना है ना, तो पी से एस होते हुए टी तक जाना है, पी से यानी एक्स से टी होते हुए पी एस टी, मतलब वाई प्लस थीटा से एक्स होते हुए जाना है। ठीक है, इसमें तो पी एस टी सिमिलर होगा, इसमें भी y प्लस थीटा से x होते हुए जाना है। तो y प्लस थीटा कौन सा एंगल है, P, तो पी क्यू आर ये सिमिलर हो जाएंगे बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो चुका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 स्क्वायर्स हैव द डायमेंशन इंडिकेटेड इन द डायग्राम द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अच्छा, ए बी सी डी एरिया बताना है ये क्वाड्रिलेटरल का। ये क्वाड्रिलेटर क्या है, यदि ये स्क्वायर्स हैं सारे के सारे, तो ये लाइन पैरेलल्स होंगी, दो लाइन पैरेलल हैं, दो साइड पैरेलल हैं, दो साइड नॉन पैरेलल हैं, तो ये क्या है, ट्रेपीजियम है। क्या है ये, ट्रेपीजियम है। आपको पता चल गया कि यहाँ पर ए बी सी डी क्या है, तो ए बी सी डी एक क्या है, ट्रेपीजियम है। और यदि मैं इसके एरिया की बात करूँ, एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो क्या मिलेगा, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड में क्या होगा, ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट, इंटू क्या होगा, हाइट। और हाइट क्या है, पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, क्या है, ए डी, क्या है, ए डी। तो हमें क्या चाहिए, ए डी,
अच्छा ये स्क्वायर है, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, होगा क्या? ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, कुछ नाम यहाँ भी लिख देते हैं, पी क्यू लिख देते हैं, यहाँ पर आर लिख देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हमें क्या चाहिए? AD, तो AD तो पता है 3 है। हमें क्या चाहिए? AB और CD, AB और CD चाहिए किसी भी तरह से, किसी भी तरह से AB और CD चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 है क्योंकि ये स्क्वायर है, क्योंकि ये स्क्वायर है। अब क्या करें? यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर यदि हमें चाहिए ये AB, हमें चाहिए AB, तो एक काम करते हैं, एक ट्रेंगल ये वाला दिख रहा है आपको, इसको ले लीजिए, और एक ट्रेंगल किसको ले लीजिए? बड़े वाले को। दोनों को सिमिलर प्रूव करिए। क्यों? क्योंकि बड़े वाले में देखिए ये साइड पता है और ये पूरी साइड भी पता है, छोटे वाले में ये साइड पता है, ये नहीं पता है। तो जैसे ही सिमिलर प्रूव कर देंगे, रेशियो बराबर करेंगे तो वहाँ से ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिए इन ट्रेंगल RAB एंड ट्रेंगल RPQ, इन दोनों ट्रेंगल में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये वाला एंगल सेम है, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, क्योंकि दोनों में क्या है? ये कॉमन है। और यहाँ पर ये 90 है, यहाँ पर ये भी क्या है? 90 है। या फिर यदि ये लाइन पैरेलल है तो ये क्या होगा? कोरेस्पोंडिंग एंगल, ये भी बराबर होंगे। मतलब यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो यहाँ से कुछ भी आप ये भी लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू क्या है? एंगल P, क्योंकि क्या है? दोनों 90 के बराबर हैं। तो अगेन ये क्या लिखेंगे? बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई एंगल सिमिलरिटी क्या लिख सकते हैं? ट्रेंगल, देखिए कॉमन से 90 होते हुए चलते हैं, RAB सिमिलर है कॉमन से 90 होते हुए, यानी कि RPQ, ये सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो बराबर, कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो यदि बराबर लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? RA अपॉन RP इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू RB अपॉन RQ। अब देखिए क्या क्या गिवन है। RA पता है क्या? RA पता है 2, RP पता है क्या? यहाँ से यहाँ तक 2 और 3 5 और 5 10 इज इक्वल टू, AB नहीं पता है क्योंकि वही फाइंड आउट करना है, PQ पता है क्योंकि 5 है। तो देखिए ये 5 से कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। AB की वैल्यू 1 आ गई। चलिए इसको तो हमने फाइंड आउट कर लिया, 1 हो गया। AB आ गया। सिमिलरली हमें CD चाहिए, तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा? इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल बड़े वाले को अगेन सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, वहाँ से क्या आएगा? CD आएगा। चलिए तो एक काम करते हैं, इन ट्रेंगल RAB एंड ट्रेंगल RDC में देखते हैं। इन ट्रेंगल RAB एंड ट्रेंगल RCD या RCD, इन दोनों ट्रेंगल में यदि आप बात करेंगे तो अगेन आपके पास एंगल R जो है वो एंगल R, क्यों? क्योंकि दोनों में क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। इस छोटे वाले ट्रेंगल और इस ट्रेंगल की यदि हम बात करेंगे तो ये वाला एंगल कॉमन हो गया, और यहाँ पर ये 90, यहाँ पर ये भी 90। अगेन एंगल A एंगल D के बराबर होगा क्योंकि दोनों क्या है? 90 है। एंगल A एंगल D के बराबर होगा क्योंकि दोनों क्या है? 90 है। तो अगेन बाई एंगल सिमिलरिटी, अगेन बाई एंगल सिमिलरिटी हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं पहला वाला ट्रेंगल सिमिलर होगा दूसरे वाले ट्रेंगल के। अब नाम की बात आती है, कौन कौन सा नाम लिखते हैं, चलिए देखते हैं। कॉमन से 90 होते हुए यहाँ तक जाएंगे तो RAB, यहाँ लिखेंगे RAB सिमिलर होगा, इसमें भी कहाँ जाएंगे? कॉमन से 90 होते हुए यहाँ तक जाएंगे, यानी कि RDC, दोनों जैसे ही सिमिलर हुए कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर। RA अपॉन RD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB अपॉन DC, AB अपॉन DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो RB अपॉन RC। अब देखिए क्या क्या गिवन है, RA और RD गिवन है क्या? RA 2 है और RD कितना है? 2 और 3 5 है, तो 2 और 5 ये तो पता है, यहाँ पर 2 और 5, यानी कि ये कितना है? 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू AB अपॉन DC। AB पता है क्या? AB हमने फाइंड आउट कर लिया है, 1 है, तो AB और DC यानी कि 1 अपॉन DC, 1 अपॉन DC। इसका मतलब D की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे हम। यहाँ से 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन DC आया, यहाँ से DC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/2। क्लियर है क्या? ये बात समझ में आ गई? AB भी आ गया, DC भी आ गया, तो हमें क्या चाहिए? एरिया चाहिए किसका? ट्रेपीजियम ABCD का क्या होता है? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड
सम पैरेलल साइड क्या था, ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट। हाइट क्या होता है, पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस क्या थी, यहाँ से ए डी, क्या थी ए डी, तो ए डी यही फार्मूला होता है ट्रेपीजियम का एरिया। हाफ ए बी की वैल्यू हमने निकाल लिया, कितनी आई थी 1। सी डी की वैल्यू क्या है, तो सी डी की वैल्यू है 5/2 और ए डी की वैल्यू कितनी दिया है, ए डी की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ 3 है तो यहाँ रखेंगे 3। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1/2, इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा, 2 + 5 7, 7/2 इंटू 3, यहाँ से क्या मिल जाएगा 21/4। और सब कुछ किस में दिया था, सब कुछ दिया था, यूनिट दिया था क्या, यूनिट नहीं गिवन है, जो भी यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये एरिया है। तो आंसर क्या आ गया, ट्रेपीजियम का एरिया या क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया क्या है 21/4। तो आपने देखा यहाँ भी हमें 2 बार सिमिलरिटी यूज किया हमने, ठीक है, तो वहाँ से दोनों साइड आई ट्रेपीजियम की, ठीक है, जो कि पैरेलल साइड्स थी। उसके बाद हमने फार्मूला यूज किया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी। इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें, साइड तो हमें पता नहीं है, साइड तो हमें पता नहीं है, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। एक काम करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो साइड हमें पता ही नहीं है। और आपको पता है कि यदि साइड नहीं पता है स्क्वायर में, यदि डायगोनल पता चल जाए तो डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है। इसका मतलब यदि डायगोनल पता चल जाए तो हम अपना काम कर सकते हैं। और डायगोनल के लिए तो ये डायगोनल भी नहीं है, तो एक काम करते हैं हम डायगोनल बनाते हैं, एक काम करते हैं हम डायगोनल को बनाते हैं, मिला दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ यदि आप ध्यान से देखेंगे, चलिए इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ई, इसको नाम दे देते हैं एफ, और जहाँ यहाँ कटिंग पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं ओ। अब एक काम करिए यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या पता है 6 है ये वाली लेंथ, 8 है ये टोटल, 10 है ये वाली लेंथ, तो इन दोनों ट्रायंगल को यदि आप ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर इंटरसेक्शन है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, वर्टिकल एंगल ये इक्वल हो जाएंगे, दोनों में होंगे क्या। तो इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल डी ई ओ, इन ट्रायंगल डी ई ओ एंड ट्रायंगल बी एफ ओ, इन दोनों ट्रायंगल को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल ई एंगल एफ के बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। और एंगल डी ओ ई बराबर है एंगल किसके, एफ ओ बी के, एंगल एफ ओ बी के किससे बराबर है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल बराबर हैं। जैसे ही ये बराबर हो गया तो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। कैसे कैसे सिमिलर हैं, देखिए हम वर्टिकल अपोजिट से 90 होते हुए जाते हैं, वर्टिकल अपोजिट से 90 होते हुए जाएंगे तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ओ ई डी सिमिलर है ट्रायंगल वर्टिकल अपोजिट से 90 होते हुए, तो ओ एफ बी। और जैसे ही सिमिलर आ गया तो दोनों का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल, यानी ओ ई अपॉन ओ एफ जो है वो बराबर होगा ई डी अपॉन एफ बी के, और ये बराबर होगा ओ डी अपॉन ओ बी के, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, कुछ दिया है क्या इसमें, ओ ई की वैल्यू गिवन है क्या, ओ से लेकर के ई तक की वैल्यू नहीं पता है, ओ से ई की वैल्यू नहीं पता है, ओ एफ भी नहीं पता है। चलिए ओ ई अपॉन ओ एफ को ऐसे ही लिख देते हैं, क्या पता है, क्या ई डी पता है, ई से लेकर के डी तक बिल्कुल पता है 6 है, एफ भी पता है क्या, एफ से लेकर के बी तक 10 है, ठीक है। इसको यदि आप कैंसिल आउट करते हैं तो ये क्या मिलेगा 3 और ये 5, यानी कि ओ ई अपॉन ओ एफ की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3/5 के बराबर आ गई, ठीक है। और यदि ये रेशियो है तो क्या मैं इसको 3x लिख सकता हूँ, यहाँ से यदि मैं बात करूँ ओ ई को तो 3x लिख सकते हैं, और यहाँ से ओ एफ की बात करें तो 5x लिख सकते हैं। और यदि आप फिगर में ध्यान से देखेंगे तो ई एफ इज इक्वल टू क्या है, ओ ई प्लस ओ एफ, यही है क्या, ओ ई और ए एफ। ई एफ की वैल्यू हमें पता है कितना दिया है, 8 दिया है, तो 3x प्लस 5x, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, क्यों, क्योंकि ये 8x होगा और 8x इज इक्वल टू 8x की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब ओ ई की वैल्यू कितनी आ गई 3 और ओ एफ की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो ये तो 3 है और ये कितना है 5 है। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब एक काम करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें डायगोनल चाहिए, हमें क्या चाहिए डायगोनल। और यदि डायगोनल को आप यदि ध्यान से देखेंगे तो डायगोनल क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ प्लस में क्या है, प्लस में है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो डी ओ,
यदि मैं बात करूं डायगोनल की, यदि मैं बात करूं डायगोनल की, तो डायगोनल डीबी किसके बराबर है, तो डीओ प्लस ओबी के बराबर है क्या। तो किसी भी तरह से डीओ आ जाए और किसी भी तरह से ओबी आ जाए तो दोनों को जोड़ देंगे तो डायगोनल आ जाएगा। जैसे ही डायगोनल आएगा तो हम साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ से एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर की। और डायगोनल डीओ, अच्छा डीओ यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रेंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्या ये राइट ट्रेंगल है, बिल्कुल है। तो राइट ट्रेंगल में ये बड़ी वाली साइड का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, डी और इसके बराबर होगा क्या। यानी कि यदि हम बात करें इन ट्रेंगल डीईओ में, इन ट्रेंगल डीईओ में यदि हम बात करें तो क्या डीओ का स्क्वायर डी का स्क्वायर प्लस ईओ का स्क्वायर होगा। डीओ यानी ये हाइपोटेनस का स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ईओ स्क्वायर होगा, और डी क्या है 6 और ईओ क्या है 3, ठीक है। तो 6 और 3 है, यानी कि डीओ का स्क्वायर किसके बराबर है, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और डीओ का स्क्वायर ये किसके बराबर आएगा 36 प्लस 9, यानी डीओ का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 45 के। यहाँ से यदि डीओ की बात करूँ तो कितना आएगा 3√5 यही आएगा, ठीक है। यदि हम अंडर रूट लेंगे तो यदि हमें डीओ आ गया तो अगेन हमें क्या चाहिए, ओबी चाहिए। ओबी के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन इस ट्रेंगल को देखिए, अगेन इस वाले ट्रेंगल को देखिए, अगेन ये राइट ट्रेंगल है, इसमें ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर, यानी ओ बी स्क्वायर की वैल्यू ओ एफ कितना दिया है, ओ एफ की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हमने फाइंड आउट किया था 5 है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 10 है, तो 5 और 10, यानी कि ये 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी ओ बी स्क्वायर कितना आ गया 25 प्लस 100, यानी ओ बी स्क्वायर आ गया 125। और यदि इसकी बात करेंगे ओ बी यानी स्क्वायर रूट लेंगे तो 5√5 आएगा। और यदि मैं बात करूं डायगोनल की, डायगोनल डी बी किसके बराबर था, इन्हीं का सम था डी ओ प्लस ओ बी, और जैसे ही जोड़ेंगे तो 3√5 प्लस 5√5 ये आ जाएगा 8√5। जैसे ही ये डायगोनल आ गया तो डायगोनल आपको पता है दोनों स्क्वायर में क्या होते हैं, दोनों डायगोनल सेम होते हैं, और आपको पता ही है कि यदि डायगोनल पता है तो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, दोनों डायगोनल सेम है तो हाफ डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हाफ, और डायगोनल की वैल्यू कितनी आ गई 8√5, तो 8√5 का स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 64 इंटू 5/2, इससे कैंसिल होगा 32 आएगा, यानी कि कितना मिल गया 32 इंटू 5 कितना बनेगा ये 160, और सब कुछ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो केवल यहाँ से तो कैलकुलेशन का पार्ट था, आपको पता है हाफ D1 D2 एरिया होता है, और डायगोनल क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों डायगोनल सेम होंगे तो हाफ D1 स्क्वायर कर सकते हैं, और डायगोनल हमने फाइंड आउट कर लिया था OB प्लस OD कितना आ गया 8√5। OB कहाँ से आया, OB कहाँ से आया, राइट ट्रेंगल बना वहाँ से OB आया, OD कहाँ से आया, राइट ट्रेंगल बना वहाँ से आया, ठीक है। और उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, सिमिलर ट्रेंगल का कंसेप्ट यूज किया, यहाँ से इस ट्रेंगल को इस ट्रेंगल के सिमिलर प्रूव किया, बात समझ में आ गई। तो वहाँ से हमें EO और OF का रेशियो आया, और EO और OF मिला करके 8 था, तो वहाँ से EO अलग आ गया और OF अलग आ गया। जैसे ही ये अलग अलग आया तो हमने पाइथागोरस यूज करके DO निकाल लिया, OB निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया तो डायगोनल आ गया, वहाँ से एरिया फाइंड आउट कर लिया, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट at speed of 1.2 meter per second. If the lamp is इतना मीटर above the ground, find the length of her shadow after 4 second. तो सबसे पहले तो इसमें हमें फिगर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले बोला गया है कि ये एक लैम्प पोस्ट है जिसकी हाइट कितनी है 3.6 मीटर है, कहाँ से, ग्राउंड से, ठीक है। एक गर्ल है यहाँ से अवे जा रही है लैम्प पोस्ट से, और उसकी हाइट कितनी है, हाइट दे रखा है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 सेकेंड बाद बतानी है उसकी शैडो। तो मान लेते हैं 4 सेकेंड बाद वो लड़की यहाँ पहुँच जाती है, 90 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.9 मीटर होगा, ठीक है। यहाँ पहुँच गई 4 सेकेंड में, तो 4 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक, चलिए इसको मान लेते हैं A, B इसको C, और इधर मान लीजिए शैडो बनता है, तो शैडो कैसे बनेगा, लैम्प पोस्ट से, लैम्प से यहाँ से आएगी रोशनी तो यहाँ तक बनेगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं शैडो है, ये क्या है, शैडो की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, बात समझ में आ गई। और ये लड़की है तो ये 90 बनेगा, और ये लैंप है तो ये भी क्या बनेगा 90 बनेगा, ठीक है।
और ये इसकी डिस्टेंस की यदि बात करें तो देखिए स्पीड कितना दिया है 1.2 मीटर पर सेकेंड, और कितने मिनट कितने सेकंड बाद पूछ रहा है 4 सेकंड बाद। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली वो लड़की BC, तो BC कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा 1.2 इंटू 4 मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, कितना आ जाएगा 4.8 मीटर। इसका मतलब ये कितना है 4.8 मीटर है। तो ये डायग्राम बन गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू। तो अगेन आप इसमें देखेंगे इन ट्रेंगल ABD, इन ट्रेंगल ABD एंड ट्रेंगल इसको कुछ मान लेते हैं, चलिए M मान लेते हैं, इन ट्रेंगल MDC, इन ट्रेंगल MDC, इन दोनों ट्रेंगल में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एंगल B जो है वो 90 है, और यहाँ पर कौन सा एंगल 90 है, एंगल C, दोनों एंगल 90 हो गए। और ये एंगल D क्या दोनों में कॉमन है क्या, छोटे वाले ट्रेंगल में भी एंगल D है और बड़े वाले ट्रेंगल में भी एंगल D है। तो एंगल D इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल D, क्योंकि क्या होगा ये दोनों कॉमन हो गए। तो अगेन हम क्या लिखेंगे, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से अगेन क्या लिख सकते हैं, कॉमन से 90 होते हुए चलते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ट्रेंगल DCM सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल DBA के, ट्रेंगल DBA के। जैसे ही सिमिलर हुआ तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड DC अपॉन DB इज इक्वल टू CM अपॉन BA इज इक्वल टू DM अपॉन DA, इसके बराबर हो गया है ना। चलिए अब आपको पता है DC की वैल्यू पता है क्या, DC की वैल्यू ही तो निकालनी है, DC की वैल्यू ही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। चलिए इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ या आगे ही ले लेते हैं। DC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, DB की वैल्यू पता है, DB यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है 4.8 प्लस x है, यानी कि DC अपॉन या x अपॉन 4.8 प्लस x, x अपॉन 4.8 प्लस x, ये किसके बराबर हो जाएगा, CM की वैल्यू पता है 0.9, उसके बाद AB क्या है 3.6, तो 0.9 अपॉन 3.6, 0.9 अपॉन 3.6, ये कैंसिल होकर कितना बनेगा 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस का x को इधर लेके आएंगे तो बनेगा 3x इज इक्वल टू 4.8, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितना बन जाएगा, तो 1.6 मीटर, या फिर यदि सेंटीमीटर में बात करें तो 160 सेंटीमीटर, और x क्या था शैडो की लेंथ। तो आंसर क्या हुआ, उस लड़की की शैडो की लेंथ आफ्टर 4 सेकेंड क्या हुआ 160 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया है, एंगल और ट्रेंगल NSQ यहाँ क्या दिया है कॉन्ग्रुएंट दिया है। अच्छा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया है और ट्रेंगल NSQ ये वाला ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रेंगल MTR के, ये कॉन्ग्रुएंट है। और आपको पता है यदि जैसे ही ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट, अच्छा यदि मैं बात करूं यहाँ सोल्यूशन की, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बराबर दिया है, यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे ये वाला एंगल बराबर है किसके, इसके, और यदि ये बराबर है तो ट्रेंगल PST में यदि आप ध्यान से देखेंगे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रेंगल हुआ, तो इसका ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ये बराबर होंगी क्या, तो यहाँ लिखेंगे यदि 1 2 के बराबर है तो PS किसके बराबर हो गया, PT के, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा एक ध्यान से यदि हम यहाँ पर देखेंगे, प्रूव क्या करना है, ट्रेंगल PTS को प्रूव करना है PQR के PRQ के क्या सिमिलर, तो ट्रेंगल PTS सिमिलर प्रूव करना है PRQ के। सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या है, या तो यदि ट्रेंगल सिमिलर है तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर, और यदि सिमिलर नहीं है और कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है तो सिमिलर बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर हम कुछ सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, अरे सिमिलर प्रूव करना है तो एंगल सिमिलरिटी लगेगी इस वाले ट्रेंगल में। चलिए इसको कुछ हम नाम देते हैं, इसको एंगल नंबर 3 दे देते हैं, इसको एंगल नंबर 4 दे देते हैं, ठीक है। यदि हम दो एंगल सेम कर दें, इसका 1 और 2, इसके 3 और 4 के किसी को हम यदि इक्वल प्रूव कर दें दोनों को, तो एंगल सिमिलरिटी से इन दोनों ट्रेंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। अच्छा ऐसा कब होगा, यदि मैं कोशिश करूं एंगल 1 को एंगल 3 के बराबर प्रूव करने की, तो कब कर सकते हैं, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इन 1 और 3 को हम बराबर तभी प्रूव कब कर सकते हैं, ये दोनों एंगल क्या हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं क्या। अच्छा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर कब होते हैं, एंगल 1 और एंगल 3 कोरेस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं, क्योंकि एक ही लाइन ट्रांसवर्सल है और ये 2 लाइन है, इन दोनों के ऊपर बने हुए हैं, तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर कब होते हैं,
जब ये लाइन क्या हो जाए, एस टी पैरेलल हो जाए क्यू आर के, किसी भी तरह से एस टी पैरेलल हो जाए क्यू आर के, तो क्या एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमें काम क्या करना है, हमें एस टी को बराबर पैरेलल प्रूव करना है किसके, क्यू आर के। और पैरेलल कौन बताता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। लाइन को पैरेलल कौन बताता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसका मतलब क्या है, हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करना है। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम तभी यूज कर सकते हैं जब रेशियो बराबर हो जाए, साइड्स का रेशियो, मतलब जहाँ से वो लाइन डिवाइड कर रही है, यदि हम इस ट्रायंगल पी क्यू आर में देखें तो ये एस टी जो लाइन है वो डिवाइड कर रही है पी एस और एस क्यू, और इधर से पी टी और टी आर। तो किसी भी तरह से यदि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर बराबर कर दें, तो यदि रेशियो बराबर हो गया तो ये लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा किसके थ्रू, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसका मतलब हमें किसी भी तरह से इस रेशियो को इक्वल लिखने की कोशिश करनी है। कब कर सकते हैं, जो कंडीशन गिवन है उसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली कंडीशन जो थी 1 इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से पी एस की वैल्यू पी टी के बराबर लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1, हमें पी एस अपॉन एस क्यू चाहिए, अच्छा एस क्यू चाहिए, और इधर क्या चाहिए, पी टी अपॉन टी आर। तो इधर किसी भी तरह से एस क्यू आ जाए, इधर किसी भी तरह से क्या आ जाए, टी आर आ जाए। कैसे आ सकता है आप सोचिए। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, बराबर। तो एन एस किसके बराबर होगा, एम टी के, ठीक है। एस क्यू किसके बराबर होगा, टी आर के, लिख सकते हैं यहाँ से। तो क्योंकि सिंस ट्रायंगल एन एस क्यू क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एम टी आर के, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एस क्यू बराबर होगा टी आर के। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 जैसे ही आप करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर है, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर में हमारे पास क्या मिल गया, पी एस अपॉन एस क्यू, या एक काम करते हैं, पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू क्या मिल गया, पी टी अपॉन टी आर। ये रेशियो बराबर है, इसका मतलब क्या है, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। क्या बोल सकते हैं, जो एस टी लाइन है वो किसके पैरेलल है, इसके क्यू आर के। इसका मतलब ये लाइन पैरेलल हो गई बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। जैसे ही ये लाइन पैरेलल हुई, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए। 1 किसके बराबर हो गया, 3 के। 2 किसके बराबर हो गया, 4 के। इसका मतलब यहाँ से अब क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये लिख सकते हैं बराबर, ठीक है। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो आप देखिए, इस छोटे वाले ट्रायंगल पी टी एस में ये वाला एंगल क्या है, बराबर है, यानी कि एंगल 2 बराबर हो गया किसके, एंगल 4 के। पी टी एस को प्रूव करना है पी आर क्यू के सिमिलर। तो दोनों ट्रायंगल में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल 2 इसके एंगल 4 के बराबर है, एंगल 1 इसका इसके एंगल 3 के बराबर है, इसका 1 इसके 3 के बराबर है। जैसे ही बराबर हो गया तो यहाँ बाई एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल सिमिलरिटी क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल पी से। चलिए, अच्छा एक चीज़ और भी देख सकते हैं, ये वाला देखिए एंगल कॉमन भी है इस छोटे वाले में और इस बड़े वाले में, तो पी कॉमन भी है, ठीक है। तो P से 2 होते हुए चलिए 1 तक, मतलब P से ये वाला एंगल इसके बराबर था, ये वाला एंगल इसके बराबर था। P से सिंगल होते हुए डबल की तरफ चलिए, तो PTS, तो लिखेंगे PTS सिमिलर होगा ट्रायंगल। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं P बराबर P है, क्योंकि क्या है, कॉमन है एंगल, ठीक है। तो PTS कॉमन से सिंगल होते हुए डबल की तरफ, यहाँ भी कॉमन से सिंगल होते हुए डबल की तरफ, तो PRQ लिखेंगे क्या, ट्रायंगल PRQ। क्या यही प्रूव करना था इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर, बिल्कुल यही प्रूव करना था, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि हमें सबसे पहले कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करना पड़ा, फिर से बीपीटी का यूज, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का जब हमने यूज कर लिया तो वहाँ से लाइन को पैरेलल दिखा दिया, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। तो फिर एंगल सिमिलरिटी से देखिए, ये एंगल कॉमन हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर, क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल यदि इक्वल हो गए, इसका मतलब लाइन पैरेलल है, या फिर लाइन यदि पैरेलल है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। यहाँ तो लाइन पैरेलल थी नहीं, तो सबसे पहले हमने क्या किया, रेशियो को बराबर किया। रेशियो बराबर होते ही कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये लाइन पैरेलल हो गई, और जैसे ये लाइन पैरेलल हुई तो ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इन्हें इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, तो फिर इन दोनों ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या हो गए, बराबर। तो भाई एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने देखा सिमिलर ट्रायंगल में सारे कंसेप्ट भी हमने डिस्कस किए जो आपके एग्जाम में आने वाला है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हमने कराने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।